मत करवाओ, आपका आपका रोल क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अदर देन दैट, व्हाट आर द मिसिंग पीसेस, व्हाट आर वी मिसेस सॉर्ट ऑफ, कि हम क्या मिस कर रहे हैं इस कड़ी में, जो हमको जानना जरूरी है। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है, दैट इज टू अवेयर यू कि बच्चे की तरबियत में, तालीम में, पढ़ाई में, और जो इल्म लेने का उसका ड्यूरेशन है, उसमें हम लोग क्या कड़ी मिस कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बात होगी। तो मैं अभी वीडियो ऑफ करके मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं आपसे, फिर लेक्चर बाय स्लाइड बाय स्लाइड हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ। अगर बीच में से कुछ अगर इम्पोर्टेंट सवाल आए मैम, तो यू लेट मी नो, हम उसको एड्रेस करेंगे बीच से। Sure. 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो अल्फाज लिखे हैं, 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। नो मैटर व्हाट आर द कंडीशंस, जो नेचुरल और मेंटल ग्रोथ होना है बच्चे का, वो तो होके ही रहेगा। बट किस टाइप का फ्लावर है, क्या स्मेल वो दे रहा है, और क्या फ्रूट्स वो देगा, किस जमीन में आप उसको बो रहे हैं, वो सारी चीजें हमको अगर क्रिटिकली ये लाइंस को देखें तो ध्यान रखनी पड़ती है। जो बच्चा है वो अपनी लाइफ के 22 साल तालीमी इदारे में लगाता है। 4 या 3 साल की एज से नर्सरी के क्लासेस स्टार्ट करता है, वहां से वो 22-23 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। तो क्या ये 22 साल हम लोग इतना सीरियस ले रहे हैं क्या? दूसरा, बच्चा घर पे रहने से ज्यादा वो तालीमी इदारों में वक्त गुजारता है। आप डे टू डे लाइफ देख लीजिए, मदरसा, उसका स्कूल, तो जो जागने वाले आवर्स हैं उसका वो 70 to 80% तालीमी इदारे में गुजारता है। और रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि ये 22 से 25 साल की तालीम जो है, वो उसके आने वाले 30 या 35 साल अच्छे से गुजर जाए, इस बात की ये तालीम होती है। तो क्या उसको लेके हम कितना सीरियस है या कितना अवेयर है? हम कोई भी छोटा प्रोजेक्ट भी करते हैं तो उसको लेके हम बड़ी तैयारियां करते हैं। जैसे शादी हो गया, जैसे घर में कुछ इंपॉर्टेंट डिश बनानी है किचन में, तो उसको लेके हम एक दिन पहले तैयारी चालू कर देते हैं, कुछ केसेस में हम महीनों पहले तैयारी चालू कर देते हैं। तो ये 22 साल की जो तालीम है, उसमें हमारी तैयारी कितनी है, हम उसके बारे में अवेयर कितने हैं, इस बारे में ये आज का सेशन होने वाला है। तो स्क्रीन जो है विजिबल है मैम? Yes, it is. जी। सो द टाइटल इज नेविगेटिंग पेरेंटहुड, शेपिंग फ्यूचर लर्नर्स। जैसे मैंने बताया कि आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे जहां मैं सिर्फ आपको एडवाइस दूं। हम इस बारे में बात करेंगे कि मिसिंग पीसेस क्या क्या है, जहां पे हम बच्चे को तालीम या तरबियत के इदारे में डालते हैं तो हमको कितना अवेयरनेस होना चाहिए, इस बारे में बात होगी। एक मिक्स बैग के जैसा प्रेजेंटेशन है आज का। तो आगे चलते हैं उसके साथ। कुछ डिस्क्लेमर है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कि जो पेरेंटिंग है, जो तरबियती चीज है, वो एक सोशल फिनोमिना है, वो एक इंडिविजुअल फिनोमिना नहीं है। जैसे कि आप अपने आप में कितने भी होशियार हैं, आप अपने आप में कितने भी जानकार हैं, नो मैटर व्हाट डिग्रीज यू आर हैविंग, बट ये एक सोशल, समाजी फिनोमिना है, ये एक इंडिविजुअल फिनोमिना नहीं है। तो ये इज्तिमाई कामों से पेरेंटिंग निकल के आता है, नहीं कि इंडिविजुअल। चाहे मैं कितना भी अच्छा जान रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मेरे कॉलेज के बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे, उनको मैं अच्छे से पेरेंटिंग, मेरे खुद के बच्चे, उनको मैं अच्छे से पेरेंटिंग कर पाऊंगा, क्योंकि एक सामाजिक फिनोमिना है। ये हम सबको मिल के करना रहता है पेरेंटिंग का काम। दूसरा, पेरेंटिंग इज नेशनल इमरजेंसी। इसके वजूहात है, मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ कि पेरेंटिंग एक नेशनल इमरजेंसी है, वो आगे चल के आपको पता चलेगा। तीसरा, मैंने लिखा है डिस्क्लेमर में, नथिंग हैपेंस ऑन इट्स ओन, वी हैव टू डू इट और वी हैव टू बिकम पार्ट ऑफ द प्रोसेस एट लीस्ट। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाज मर्तबा ये होता है कि हम चीजों को किस्मत से जोड़ लेते हैं।
हम चीज़ों को हर बार अल्लाह ताला की तरफ से होने वाली प्रोसेसेस को जोड़ देते हैं और हम उससे निकल जाते हैं, हम उससे छूट जाते हैं। बल्कि आप देखिए कि पेड़-पौधों का ज़मीन से निकलना, माँ की कूख में बच्चे का पलना, दिन-रात होना, ये सारी चीज़ें जो है वो एक प्रोसेस से गुज़रती हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि चीज़ें अपने आप हो गई। अल्लाह ताला चाहता तो रात को 2 बजे जो अंधेरा होता है, जब रात छाई होती है, तब भी वो उजाला कर सकता है, पर नहीं होता ऐसे। वो निज़ाम जो है वो फिक्स है, एक प्रोसेस के तहत। माँ के कुख में बच्चे का जो 9 महीने का ग्रोथ पीरियड है, वो भी फिक्स है एक प्रोसेस के तहत। वो किसी और के लिए, किसी अमीर के लिए, गरीब के लिए अलग नहीं है। कहने का कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें जो है वो एक प्रोसेस से गुज़रती है और वो प्रोसेस का हमको हिस्सा बनना पड़ेगा या तो वो प्रोसेस हमको खुद करनी पड़ेगी। तो जैसे कि बच्चा मान लो 10th में फेल हो गया और पढ़ाई नहीं कर रहा था वो, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अल्लाह ताला की मतलब किस्मत में होगा तो ये हो गया करके। डेफ़िनिटली अल्लाह ताला सब जानने वाला है, पर अल्लाह ताला ने हमको फ्री विल दिया है, जिसको हम ऐसे हिंदी में बोलेंगे मुक्त इच्छा शक्ति। तो वो फ्री विल के तहत हमको चीज़ें प्लान करनी पड़ती है, प्रोसेस करनी पड़ती है, तब जाके हमको चीज़ों का सवाब मिलता है। जैसे हलाल और हराम में डिफरेंशिएट करना। हराम काम करने के बाद मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी किस्मत में होगा वो करना। किसी को थप्पड़ मार के मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा मेरे हाथ से खाना। ये सारी चीज़ों के बदले में गुनाह है। और जो मैं अच्छे काम करूँगा, जो अच्छी चीज़ें करूँगा, उसके बदले में सवाब है। इसका मतलब अल्लाह ताला ने मुझ पे भी कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, तो वो प्रोसेस का हिस्सा हमको बनना पड़ता है और लास्ट में अल्लाह ताला उसका हमको बदला जो है वो किस्मत के हिसाब से देगा। वो नेगेटिव, पॉज़िटिव जैसा भी हो सकता है, पर हमको कम से कम ये एक प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। प्रोसेस का हिस्सा इसलिए भी बनना पड़ता है कि अगर आप पेरेंटिंग नहीं करके, तरबियती मामलों में बच्चों के जो तरबियती मामले हैं, उसमें अगर दखल नहीं करते तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आगे क्या-क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग जैसे कि पत्ता शजर से टूटकर बेखबर हो गया, उड़ने लगा जहाँ भी उड़ाने लगी हवाएँ। तो जब पत्ता जो है वो डाली से डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, जब वो रूट्स से, वो ब्रांचेज़, वो स्टेम से जुड़ा हुआ नहीं रहता, तो फिर वो अलग हो जाता है। वो जहाँ उड़ने लगता है, जहाँ उसको हवाएँ उड़ाती हैं। तो उसी तरीके से बच्चा जब तरबियती मामलों में सॉरी और बाकी सब चीज़ों में फैमिली से, सोसाइटी से अलग हो जाता है, तो फिर वो जहाँ पे भी उसको माहौल उड़ाने लगता है, उस तरफ वो उड़ने लगता है। ये कुछ टाइटल्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक पहला है अर्ली चाइल्डहुड एंड पैटर्न रिकॉग्निशन कि बच्चे का ग्रोथ कैसा होता है। आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चे का एग्ज़ैक्ट ग्रोथ कैसा है। ब्रेन डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या होते हैं? लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप क्या होता है? लर्नेबिलिटी क्या होती है और एजुकेशन के बारे में, तालीम के बारे में चाहे वो मदरसे के लिहाज से हो कि चाहे टेक्निकल लाइन से हो वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। उसके बारे में हम कुछ जो है वो बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो अर्ली चाइल्डहुड है। तो अर्ली चाइल्डहुड में हम क्या डिस्कस करेंगे? स्क्रीन पे कुछ डिस्टर्बेंस है क्या कहीं से? You need to go in your more. आप तो ऊपर जो वेब ऑप्शंस है ना, वहाँ 3 डॉट्स है ना, उसमें एनोटेट में आपको बंद करना है लो पार्टिसिपेंट को। ओह! इट इज़ फ्रॉम माय साइड और इट इज़ फ्रॉम पार्टिसिपेंट साइड? Participant is doing that, but I don't have that option to turn it off. ऑलराइट। You सो will have. नाउ दैट्स ऑलराइट आई गेस। Yeah. Please do not ठीक है, scribble on the screen, and if you do it, I'll put you in the waiting room. या प्लीज़। आप स्क्रीन पे कुछ भी ना लिखें उससे बाकी लोग को स्क्रीन पे जो लिखा है वो दिखना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो इन्फेंसी जिसको बोलते हैं इन्फेंट जिसको बोलते हैं, वो ऐज के बारे में यहाँ बात की गई है। तो सबसे पहला 0 टू 2 इयर्स का फ़ेज़ होता है जहाँ पे बच्चे की रैपिड मोटर स्किल्स जहाँ पे वो हाथ-पैर हिलाना, अपने मसल्स को मज़बूत करना वो वग़ैरह सीखता है। उसके बाद अपने सेंसरी और परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस को वो
सीखता है। ये क्या होता है, सेंसरी और परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस, जैसे पर्टिकुलर स्मेल हो गई, पर्टिकुलर कलर हो गया, घर के कमरे का साइज हो गया, स्पेस हो गया, ये। उसके बाद वो अपनी जबान के जो मसल्स रहते हैं उसको मजबूत करना सीखता है, दैट इज कॉल्ड बैबलिंग एंड सिंपल जेस्चर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस पे ज्यादा मैं वक्त नहीं निकालूंगा, वो बाद में भी हम डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 to 6 ईयर्स के फेज का रहता है, जिसमें जो मोटर स्किल मैंने पहले बताई, जो मसल्स वगैरह बच्चा हाथ पैर हिलाता है, उसके कोऑर्डिनेट्स जरा आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं पहले, वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद देखिए कि 2 से 6 साल की एज में बच्चे का रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट एक्सपांड होता है, वोकेबुलरी एक्सपांड होता है, वो भाषा सीखता है। अब ये यहाँ मैं थोड़ा रुक के ये बताना चाहूंगा कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से होता है। हम उसको ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड लेके ग्रामर वोकेबुलरी वो तो हम कुछ पढ़ा नहीं रहे उसको। तो किस तरीके से ये डेवलपमेंट होता है, ये एक सबकॉन्शियस डेवलपमेंट होता है और विजिबल डेवलपमेंट होता है। हम जो घरों में भाषा बोलते हैं, हम जो घरों में लैंग्वेज बोलते हैं, वही सेम टू सेम लैंग्वेज विथ ऑल ग्रामेटिकल नोटेशंस, विथ ऑल द थिंग्स, बच्चा वही सेम चीजें सीखता है, दूसरा कुछ नहीं सीख रहा। ये इसको आगे मैं फिर एक और टॉपिक से जोड़ूंगा, पर अभी इतना आप याद रखिए कि बच्चा सबकॉन्शियसली अर्ध जागृत अवस्था में जो है वो लैंग्वेज सीखता है। खैर, उसके बाद वो सिंबॉलिक थॉट एक्सपेरिमेंट इन प्ले एंड डेवलपिंग सेल्फ कंसेप्ट एंड फॉर्मिंग पीयर रिलेशनशिप, ये जो टाइम है उसमें वो रिलेशनशिप बनाता है, अपने दोस्त बनाता है। तो दो चीजें हैं, 0 to 2 years जहाँ पे वो मोटर स्किल डेवलप करता है, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखता है। और दूसरा जो होता है वो रिफाइनमेंट, मतलब जो अपने मसल्स है उसको वो स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद वो लैंग्वेज सीखता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 से 6 साल का जो पीरियड है वो इतना इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में समझ में आएगा इसके बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद की एज में Excuse me, brother, you need to turn it off. You need to disable the annotate. क्या है, Mm. तो it is not enabled actually from my side, someone else is doing it, I guess. Actually, like you are sharing the screen, right? So on top of Yeah, your screen, there will be 3 dots. From that 3 dots, you will see the option of annotate, sorry. annotate, yeah, is there. Yeah, when you click on that, you'll get the option like disable for other participants. All right. Yeah, thank you so much. Mm, I don't, it is telling recording is on, so everyone in the meeting can save the things to share here. Oh, okay. Let it be, let it be. These are the little challenges actually. So right. So उसके बाद वाली जो एज है 6 and more, उसमें उसका ग्रोथ जो है, मस्कुलर ग्रोथ, जिसको मोटर स्किल हम बोलेंगे, वो एक तो कंटिन्यू होता है। और एडवांसमेंट इन लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी भी वो जो 8 साल तक की एज है या 6 से 8 साल तक की ऊपर की एज है, वहां वो लॉजिकल, जिसको हम इरफान भाई, वी आर रिक्वेस्टिंग यू, आप एंड नोट मत कीजिए। Excuse me, Brother Sajid, we have a few participants from Kerala, like from South India as well. So they would prefer you speak multilingual, like bilingual. Oh, all right, all right, all right. So Yeah. basically, things are in English. Things are written on the screen. Things are written in English, so you can read, and I'll explain also. But there are also, I guess, more that Hindi or Urdu speakers. So I'm taking that care. So anyway, I'll do. No issues. कंटिन्यूड ग्रोथ एंड रिफाइनमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। सो जो 6 से 8 साल के बाद का एज रहता है, वहां पे मोटर स्किल्स जो होती है, आपका खेलना कूदना दौड़ना, मस्कुलर कंट्रोल, उस पे पकड़ आती है।
लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, आप बच्चे को स्कूल भेज सकते हो ये एज पे। व्हाई वी आर टेलिंग आई एम टेलिंग एडवांसमेंट इन द लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एट दैट एज, इट शोज द स्कूल रेडीनेस ऑफ अ किड। सो यू कैन सेंड स्कूल किड टू द स्कूल टू लर्न न्यू थिंग्स। उसका उसका जो ब्रेन है अब वो उसके काबिल हो गया है, दैट द ब्रेन ऑफ किड कैन गेट न्यू इंफॉर्मेशन, can think logically, not up to the level, but at the certain level. डेवलपिंग सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड डीपर फ्रेंडशिप, फिर उसके बाद वो अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, उनसे बॉन्डिंग को आइडेंटिफाई करता है, वो सेंस करता है। अंडरस्टैंडिंग सोशल रूल्स एंड कोऑपरेशन, ये भी मैं फिर से जहां मैंने आई हैव एम्फेसाइज्ड ऑन द लैंग्वेज, दैट हाउ बच्चा, हाउ किड कैन लर्न द लैंग्वेज। आप जो भाषा बोल रहे हैं वही बच्चा बोल रहा है। सिमिलरली सोशल रोल्स एंड कोऑपरेशन वाला जो मसला है, जो बच्चा छोटी एज में सीखता है, वो मसले भी आपकी तरफ से ही आने हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, बच्चे को हम सिखाते नहीं है कि सोशल नॉर्म्स, वी डोंट टीच आवर किड दैट व्हाट आर द बेसिक सोशल नॉर्म्स, मे बी बिहेवियरल थिंग वी मे टीच देम, बट नॉट सोशल रूल्स एंड कोऑपरेशन। वो अपने आप जो अपने आसपास की व्यवस्था है, जो अपने आप का ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी को देख के वो समझता है। देन प्ले एंड एक्सप्लोरेशन, प्ले एज अ सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, evolution from solitary and cooperative play support social cognitive and emotional skill। तो ये सारे बच्चे ज्यादातर करते ही हैं जो टीम बिल्डिंग वगैरह में ये चीजें काम आती है, बट इट इज नॉट डे टू डिस्कस दिस। तो अभी मैंने फिलहाल आपको ये दो स्लाइड में ये बताया कि बच्चा 0 से लेके 8 साल या 9 साल या उसके बड़ी एज तक क्या क्या चीजें करता है। तो मस्कुलर जो मसल्स है, उसके जो बॉडीली मसल्स है, मोटर स्किल्स है, वो मजबूत होती है। चीजें कितनी दूर पड़ी है, कितनी तेज जा रही है, कितनी मजबूत है, कितनी सॉफ्ट है, ये सारी चीजें मोटर स्किल्स में आएगी। उसके बाद बच्चा लैंग्वेज सीखता है। कहाँ से सीख रहा है? सबकॉन्शियसली सीख रहा है। उसका लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल रूल्स एंड कोऑपरेशन, ये भी कहाँ से आ रहा है? अपना जो सोसाइटल व्यवस्था है, आप जहाँ पे रह रहे हो, आपका जो कल्चरल फॉर्मेशन है, वहीं से वो बच्चा सीख रहा है। दैट इज सबकॉन्शियसली। बाद में मैं डिस्कस करूंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। Okay, then pattern recognition. Why pattern recognition is important? Pattern recognition is important in a way. Pattern recognition क्या होता है कि जो चीजें बार बार रिपीटेशन में होती है, वो बच्चा देखता है, समझता है और याद रख लेता है। उसी के बेसिस पे वो फ्यूचर को भी देखता है और पास्ट को भी देखता है। जैसे अगर मैं इस तरीके का कुछ ड्रॉ करूं कि पहले स्टार ड्रॉ करा, फिर स्क्वायर ड्रॉ करा, फिर स्टार ड्रॉ करा, फिर स्क्वायर ड्रॉ करा, फिर मैं आपको बाद में पूछूं कि अगला वाला पैटर्न क्या आएगा, तो इजीली यू कैन से कि अगला वाला पैटर्न आगे के पैटर्न के बेसिस पे ये आएगा, और पिछला वाला पैटर्न जो है वो इस तरीके से रहेगा। So pattern recognition in the growth of the kid, growth of the child is very important. How we see, सो विजुअल पैटर्न्स होती है जो अपनी जो 8 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वहां से वो एक जो होता है विजुअल पैटर्न होता है। इन्फेंट्स लर्न टू रिकॉग्नाइज सिंपल विजुअल पैटर्न्स सच एज हाई कंट्रास्ट फेशियल फीचर्स, फेमिलियर ऑब्जेक्ट। अपना किस कैसे हम गुस्सा होते हैं वो वाला फेस, कैसे हम खुश होते हैं वो वाला फेस, वो बच्चा सीखता है। ऑडिटरी पैटर्न्स, रिकॉग्निशन ऑफ फैमिलियर वॉइसेस, साउंड, म्यूजिकल पैटर्न कंट्रीब्यूट्स टू अर्ली ऑडिटरी डेवलपमेंट। जैसे छोटा बच्चा अजान होने पे अल्लाह को याद करता है क्योंकि आपको देखा है उसने, या तो आपने सिखाया है उसको। दिस इज कॉल्ड ऑडिटरी पैटर्न्स। एक चीज मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा सीखने का निजाम है, जो लर्निंग स्कीम है, दैट डिपेंड्स ऑन पैटर्न्स ओनली। रिपीटेडली हम जो भी देखते हैं, जो पैटर्न्स हम देखते हैं, वही हमारे पास्ट और फ्यूचर को पास्ट और फ्यूचर को हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। देन इमोशनल पैटर्न, अटैचमेंट पैटर्न्स, इन्फेंट्स डेवलप अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड फॉर्मिंग अटैचमेंट टू केयर गिवर्स थ्रू रिपीटेड इंटरेक्शंस। किस तरीके से बच्चा माँ को पहचानता है, क्या पैटर्न है उसकी, माँ कितना केयर करती है, डैड कितना केयर करते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन, इन्फेंट्स लर्न टू एसोसिएट स्पेसिफिक इमोशंस विद फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन ऑफ वॉइस। अभी फिर से ये सारी टेक्निकल चीजें मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। ये पहला जो हाफ है वो पूरा टेक्निकल है, बाद में हम एकेडमिक्स डिस्कस करेंगे। टेक्निकल इसलिए जरूरी है कि बच्चे का ग्रोथ सबकॉन्शियसली क्या क्या हो रहा है, वो मिसिंग पार्ट है सोसाइटी में। देन सिरकाडियन रिदम, बच्चे को 1 या 2 महीने का जब बच्चा होता है या 4 महीने का होता है,
4 months old kid, he or she came to know when to sleep and when to not. Infants develop an awareness of a day and night cycles, establishing sleep patterns based on environmental cues, feeding and care routines. फिर cause and effect pattern, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? इन्फेंट स्टार्ट टू ग्रास्प बेसिक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सच एज अंडरस्टैंडिंग दैट क्राइंग में लीड टू अटेंशन और फीडिंग. जैसे कॉज एंड इफेक्ट होता है कि बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि अगर मैं रोऊंगा तो या तो खाना खाना है या तो सोना है. दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट. अगर बच्चा मान लो जिद पकड़ के बैठा है तो उसको मालूम है कि कितने जिद के लेवल पे आप अग्री कर जाओगे, आप कितने अग्रीएबल हो, कितने डिसअग्रीएबल हो, आपसे क्या काम करवाना है, क्या नहीं करवाना. सो दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट. और ये कॉज एंड इफेक्ट जो बच्चा बचपन में सीखता है वही वो फिर एडल्टहुड में कंटिन्यू करता है. ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसके बाद बच्चा जो है 3D 2D ऑब्जेक्ट्स को लेके साइट क्लियर करता है अपने दिमाग में, ब्रेन में, और उसके बाद वो उसको लाइफ टाइम याद रख लेता है. चाहे वो चीजें उसके सामने नहीं भी हो तो उसको वो चीजें ही कैन इमेजिन, ही और शी कैन इमेजिन. उसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन है. फेशियल रिकग्निशन जैसे हम सबको पता है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको हम कुछ सिखाते नहीं है, बट वो फेसेस पहचानने लगता है. कौन रोज घर पे आता है, कौन नहीं आता, कौन अनजान है. सोशल इमिटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जर्विंग एंड इमिटिंग बेसिक फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर. आपके जो जेस्चर्स है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, वो स्टडी करता है, वो सीखता है सबकॉन्शियसली. इमोशनल पैटर्न्स, अगेन अटैचमेंट पैटर्न्स, इमोशनल एक्सप्रेशन पहले डिस्कस हो चुका है. देन फोनेटिक पैटर्न, ये भी लैंग्वेज वाला है, इसको ज्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा. रिदमिक पैटर्न, मोटर स्किल पैटर्न्स, रिपीटेशन. जैसे एक चीज बोलता हूँ मैं, अगर आप इंडियन बच्चे को बेसबॉल के बारे में पूछेंगे या बेसबॉल खेलने के तरीके के बारे में पूछेंगे तो उसको मालूम नहीं है, क्योंकि वो आपको देख के अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट ही सीखेगा. तो infants repeat motor actions such as reaching for object or kicking to develop and refine motor skills. तो आप जिस तरीके से मूवमेंट करते हो, आप जिस तरीके से चलते हो, उठते हो, बैठते हो, वो सारी जितनी भी मोटर, जितनी भी हलन चलन वाली चीजें हैं, ऑल द मोटर स्किल्स किड लर्न्स. Tactile patterns, recognition of texture, sensation through touch contribute sensory motor development, that will be discussed later. अब ये कुछ ब्रेन डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं कि बच्चे का ब्रेन किस तरीके से डेवलप होता है, एंड दैट अप्लाइज टू एडल्ट्स आल्सो. सो ब्रेन जो है वो अलग अलग लॉब्स में बटा हुआ है, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है. तो ब्रेन का साइज भी मैटर रखता है. बॉडी टू वेट रेशियो क्या है, खैर अभी इतना मैं कॉग्निशन में ब्रेन का नहीं जाऊंगा. पर ये ब्रेन जो है उसके आप देख सकते हैं कि अलग अलग पार्ट्स है, और आपको पता होगा कि बच्चे का जो ब्रेन है वो जैसे जैसे बढ़ता है उसका स्कल का साइज बढ़ता है, तो अंदर ब्रेन भी बढ़ता है. अच्छा, ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम रहता है स्टार्टिंग से. देखो इसमें कुछ लॉब्स मैंने बनाया है. एक तो राइट साइड में ऊपर की तरफ पैरिएटल लॉब है, ऑक्सीपिटल लॉब है, सेरेबेलम है, टेम्पोरल लॉब है और फ्रंटल लॉब है. ये क्या होता है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका डेवलपमेंट क्या होता है. ब्रेन जो होता है वो होता है, इट इज ऑल अबाउट साइनेप्सिस, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस. ब्रेन का जो काम है वो मेमोरी स्टोर करना है, दो मेमोरीज के बीच में कनेक्शन बनाना है और जरूरत पड़ने पे उसको यूज करवाना है. ये ब्रेन का काम है. बाकी जो हमारा पैशन आता है, जो हमारा मोटिवेशन आता है, वो माइंड से आता है, तो वो बाद में मैं डिस्कस कर लूंगा कभी. फिर से किसी ने नोट किया है? ठीक है. देखिए जो पहला पेरेंटल लोब होता है, तो सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा ज्यादा डेवलप्ड होता है. बाकी फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, सेरेबेलम, ऑक्सीपिटल, ये ब्रेन के सारे हिस्से होते तो हैं, पर सारे इतने डेवलप नहीं होते जितना कि ये पहला डेवलप होता है, जिसमें बच्चा स्पेस सीखता है, अटेंशन वाले काम काज सीखता है, जगह कितनी है, कोई चीज कितना स्पीड में जा रही है, आ रही है, थोड़ा बहुत फीलिंग सीखता है. ये जो है वो पेरिनेटल लोब का काम है. उसके बाद जो ऑक्सीपिटल लोब है वो विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. कलर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. जैसे केजी में, सीनियर केजी या जूनियर केजी में बच्चा आता है तो उसको सब्जी के, फ्रूट्स के कलर्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के शेप्स वगैरह सिखाना हम चालू कर देते हैं. विजुअल मेमोरी,
essential for vision related activity like reading and राइटिंग। पैरेटल लोब के बाद ये जो होता है वो थोड़ा बहुत डेवलप होता है। अभी ये फुल्ली डेवलप नहीं है। फुल्ली डेवलप जो होता है वो लेटर ऑन 17-18 ईयर्स के एज तक वो जाता है, फिर डेवलप होते होते। सेरेबेलम जो है वो कंट्रोल्स बॉडी कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, फाइन मोटर स्किल, इन्फ्लुएंस प्रिसाइज मूवमेंट एंड पोस्चर एडजस्टमेंट, एसेंशियल फॉर ओवरऑल मोटर कंट्रोल। सबसे पहले जब बच्चा दुनिया में आ जाता है, उसके ये तीनों जो पार्ट है वो पहले एक्टिवेट होते हैं। वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो फिर बच्चे के जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लगती है, वो खड़ा रहना सीखता है, वो स्ट्रेंथ यूज करना जानता है, वो चीजों को पकड़ के उठाना सीखता है। वो सारी चीजें यहाँ पे डेवलप होती है। उसके बाद ये टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब इज अ ब्रेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी प्रोसेसिंग, मेमोरी एस्पेक्ट of language. It plays a key role in recognizing faces and objects and vital for overall cognitive function. ये चीज मेमोरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीजों को याद रखवाने के लिए ब्रेन का ये हिस्सा बहुत काम का रहता है। खैर, उसके आगे फिर ये फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब इज अ ब्रेन रीजन इन्वॉल्व इन वेरियस हायर कॉग्निटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल कंट्रोल, मोटर फंक्शन। इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन पर्सनालिटी प्लानिंग एंड सोशल बिहेवियर, फुल्ली डेवलप्ड फ्रॉम एज 18 to 25। ठीक है, हमको ये सब जानना क्यों चाहिए? क्यों जानना चाहिए हमको ये सारी चीजें? हमको ये सारी चीजें इसलिए जानना चाहिए क्योंकि ब्रेन में जैने मैंने जितना भी चीजें सिखाया, मैंने जितना भी चीजें बोला, वो बच्चा सबकॉन्शियस सीखता है, उसको पता नहीं होता। ये जो फ्रंटल लोब है ना, वो सबसे लास्ट में डेवलप होता है। जो फ्रंटल लोब है वो सबसे लास्ट में डेवलप होता है। तो उसका काम, जब फ्रंटल लोब जो आगे का ब्रेन का हिस्सा है वो जब पूरा डेवलप्ड हो जाता है तो बच्चा डिसीजन ले पाता है। तो 18 साल के जो नीचे का बच्चा है उसका डिसीजन मेकिंग स्किल, निर्णय लेने का जो शक्ति है वो बहुत कम होता है। बिलो एज 18 द डिसीजन मेकिंग स्किल ऑफ किड or whatever the age teenager is very less and the risk taking abilities is very high। जो रिस्क लेने का एबिलिटी है इट इज वेरी हाई, और जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो बहुत लो रहता है। इसीलिए आप देखिए कि वोट देने का एज जो है वो 18 के बाद शुरू होता है। ज्यादातर देशों में शादियों के रिलेटेड जो मसले मसाइल है वो भी 18 के बाद स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग के लिए वो मजबूत हो जाता है, और जो बाकी की चीजें हैं उसके लिए बाकी की चीजें हैं उसके लिए वो अभी रेडी नहीं है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा ये जो सबकॉन्शियस डेवलपमेंट है वो सीखता कहाँ से है? बच्चा जो ये सबकॉन्शियस अर्ध जागृत अवस्था में ये सीखता कैसे है? ये जितने भी बच्चे के बिहेवियरल प्रॉब्लम हैं, उसका रोना, उसका गुस्सा होना, चीजें आपको मनवाना, जितना भी चीजें हैं वो सबकॉन्शियसली सीख रहा है, बिल्कुल सबकॉन्शियसली सीख रहा है। कहाँ से सीख रहा है? वो अपने पेरेंट्स की डे टू डे लाइफ से सीख रहा है। लैंग्वेज कहाँ से सीख रहा है? अपने पेरेंट्स के मुंह से। बिहेवियरल पैटर्न कहाँ से सीख रहा है? अपने मुंह से सीख रहा है। वो जितनी भी चीजें हैं, वो जितना भी हम करते हैं वो सब आप सोचिए कि जो मैंने पहले बताया था आपको, हाउ लैंग्वेज इज डेवलप, भाषा बच्चा कैसे सीखता है। जब छोटा होता है तो उसको थोड़ा हम नोटबुक और पेन लेके ग्रामर सिखा रहे हैं, वर्ड्स वोकैब सिखा रहे हैं, नो, वो खुद ब खुद सीख रहा है। तो आप अब ये सोचिए कि सबकॉन्शियसली वो कितना बैगेज अपने साथ लेके चला है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लैंग्वेज सीखता है ना, वो कितना भी बच्चा फिर वो यूएसए चले जाए, वो चाहे फिर वो स्पेस स्टेशन पे चले जाए, वो कहीं और केरला चले जाए, वो किसी और नॉन मदर टंग स्पीकिंग रीजन में चले जाए, वो मदर टंग को इतना नजदीक से लेके बैठा है कि वो बर्डन, वो बैगेज वो हमेशा कैरी करता है। तो आप समझिए कि लैंग्वेज के अलावा जितने भी चीजें हैं वो कितना सीखता होगा जो अपने साथ लेके जा रहा है। और फिर हम बाद में ये उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ बच्चा ही परफॉर्म करे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी बिहेवियरल प्रॉब्लम है, बिहेवियरल पैटर्न है, वो बच्चा अपने टीनेज वाले एज में पेरेंट्स से ही सीखता है बल्कि। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी। खैर, फिर क्या होता है जब
यू आर ऑन म्यूट। हम फिर उसको जो है वो कंटिन्यूअस डांटते रहते हैं, क्योंकि बच्चे का एक थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव साइकोलॉजी होता है। कभी फ्रिज में से लेके अंडा तोड़ दिया, कभी बर्तन गिरा दिए, कभी जो हाथ में ग्लास है वो छोड़ दिया। पर जैसे मैंने बताया आपको कि ब्रेन उसका फुल्ली डेवलप 18 टू 25 ईयर्स की एज में होता है। इवन द मोटर स्किल्स, इवन द हेल्थ, इवन द स्ट्रेंथ, जो अपनी ताकत है वो भी 18 टू 25 में पिक कर जाती है। वो दुनिया की सारी चीजें एक बेल कर्व फॉलो करती है, पर वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम। खैर, वो सारी चीजें वहां आती है, और हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम डेवलप हो चुके हैं, तो हम रिलेटिव टर्म में देखते हैं। एक सिंपल मैं रिलेटिविटी का एग्जांपल देता हूं आपको, कि जब मान लो कि हम किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, एंड फॉर एग्जांपल अहमदाबाद से हम आगे मुंबई चले गए, और अगर मैंने किसी पैसेंजर को पूछ लिया कि हम कहाँ पहुंचे, तो वो बोलेगा कि अहमदाबाद गया। जैसे मिठाई की दुकान पे रुकना है, किसी ने गाड़ी आगे ले ली, तो अपने बोलेंगे कि मिठाई की दुकान पीछे गई। तो याद रखिए, थियरी ऑफ रिलेटिविटी का ये सबसे बड़ा कंक्लूजन है कि सब्जेक्ट हमेशा अपने आप को स्टेबल मानता है। ऑब्जर्वर, निरीक्षक जिसको हम बोलेंगे, ऑब्जर्वर ऑलवेज बिलीव्स दैट ही और शी हिमसेल्फ इज वेरी स्टेबल। और हम मिठाई की दुकान को पीछे की तरफ चला देते हैं, हम पूरे के पूरे शहरों को पीछे की तरफ चला देते हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हम रुके हुए हैं और मिठाई की दुकान जा रही है। कहने का मतलब, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को स्टेबल मानता है, और रिलेटिव टर्म में सारी गलती जो है वो सामने वाले की मानता है। तो पेरेंट्स भी ये गलती करते हैं, क्योंकि उनका एज तो 25 से ज्यादा वाला है, उनका ब्रेन पूरा फुल्ली फंक्शन है। तो वो ये चाहते हैं कि हम जैसा बिहेव करते हैं, हम जैसे चीजों को केयर करते हैं, सेम टू सेम तरीके से हमारे बच्चे भी करें। वो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि उसका, आपने देखा कि ब्रेन जो फ्रंटल लॉब है ना, वो तो 18 के बाद डेवलप होता है। जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो। तो इसीलिए बच्चा कभी गलती से कुछ ना कुछ हरकतें वैसी करते रहता है जो हमको एम्बेरस करती है। बट बिलीव मी, बिलीव इन द किड। क्यों? जब वो अंडा तोड़ रहा था, ही कम्स टू नो, और शी कम्स टू नो द मटीरियल स्ट्रेंथ। जब बच्चा किसी चीज को तोड़ रहा होता है, तो उसको पता चलता है कि ये कितना, इसका ताकत कितना है। तो अगली बार नहीं तोड़ेगा फिर, या तो बड़ी एज में उसको समझ में आएगा। फिर जिस तरीके से वो ठंडी चीजों में हाथ डालना, गर्म चीजों में हाथ डालना, गर्म चाय को पकड़ लेना, ये सारी चीजें जो है, वो उसका ब्रेन अभी डेवलप नहीं है, इसीलिए वो कर रहा है। और ये इसके साइंस के एक्सपेरिमेंट्स है। बल्कि वो पेरेंट्स जो बड़ी एज में हायर एजुकेशन में लाखों रुपए खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो एक छोटा सा 200 रुपए का फ्लावर पॉट या 500 1000 रुपए की चीज टूटने पे इतना गुस्सा करते हैं, कि बच्चे का जो मोटिवेशन होता है चीजों को लेके, क्यूरियोसिटी जो रहती है वो खत्म हो जाती है। जब एक बार क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, तो फिर वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। हम बच्चे के नेचुरल ग्रोथ को अटैक कर रहे हैं इस तरीके से। हाँ, अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर बच्चा बहुत ज्यादा इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो ये एक साइकोलॉजिकल अटेंशन एक अलग बात है। पर एक नॉर्मल नॉर्मल जो 2 साल से लेके 18 साल का बच्चा होता है, और वो जो हरकतें करता है, वो बहुत नॉर्मल है। और उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच यू आर थिंकिंग दैट यू आर स्टेबल, और सारा मिस्टेक्स जो है वो बच्चे का है, वो एक गलत नोशन है सोचना। तो अगर बच्चे थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्टिव है, थोड़ा बहुत तोड़फोड़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चिल्ला रहे हैं करके, लेट देम डू इट, डोंट डिस्टर्ब देम। हाँ, उनको सिखाइए, आप प्यार मोहब्बत से सिखाइए, बट उन पे चिल्ला देना और उनके ब्रेन को, उनके माइंड, उनके बच्चों को, माइंड को ये सिग्नल देना कि वॉट एवर यू आर डूइंग इट इज क्राइम, तो बच्चा क्यूरियस नहीं रहता, कभी भी सीख नहीं पाता। इसीलिए ब्रेन के डेवलपमेंट को आपको जानना जरूरी है, कि आप समझिए, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो 18 टू 25 में ग्रोथ करता है। अब 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का बच्चे को कैसा समझ में आएगा कि बैग ऑर्गेनाइज रखना है। हाँ, कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं, 1-8% वो कर लेते हैं, बट 99% केस में बच्चा क्लमजी होता है। तो उसका सीखने का तरीका होता है, वो पैटर्न से धीरे धीरे सीखता है। जैसे आगे मैंने पैटर्न्स बताए, उस तरीके से बच्चा जो है वो धीरे धीरे सीखता है चीजों को। तो हमारा काम है कि हम उसको एजुकेट करें, नहीं कि डांटे, नहीं कि मारे। ये काम है। सख्ती जरूरी है ऑफकोर्स कुछ चीजों में, बट उतना नहीं कि बच्चा चीजों को यही मानने लगे कि मैं जो भी करूंगा वो गलत है, और मेरे को कुछ भी ट्राई नहीं करना, और मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। इस केस में बच्चे का आईक्यू डेवलप होता ही नहीं।
वो किसके लिए फिट होता है फिर? क्लास 3 जॉब्स के लिए। जो क्लास 3 जॉब्स होती है, क्लैरिकल, पियोन, पुलिस कांस्टेबल, आर्मी के जो सैनिक वगैरह, वो ऑर्डर्स लेगा बस। उसका क्रिएटिव थिंकिंग कभी भी डेवलप नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट इट। तो इसलिए ये थोड़ा मैंने टेक्निकल चीजें आपको बताया कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट स्टेज रहता है वो इस तरीके से रहता है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है उसमें। तो ये चीजों का हमको जो है वो ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हमारे घरों में चीजों को, जो चीजें हम डेकोरेट करके रखते हैं, रादर बच्चे को जो सीखने वाली चीजें हैं, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, कुछ बुक्स, वो बिखरे हुए होने चाहिए घर में, ताकि सीधा उसका हाथ वहां पहुंचे। जो नजर पे रहता है, जो सामने रहता है, उससे बच्चा सीखता है। वो आगे मैं थोड़ा कुछ कवर करूंगा ये टॉपिक को। तो हम आगे बढ़ जाते हैं इसको। तो ये कुछ लाइंस है डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब की, कि जवान नजरों पर कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, मतलब बच्चों बच्चों पर कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। कि हम छोटे थे तो हम भी कुछ इसी टाइप की हरकतें करते होंगे, हम भी तो फुल्ली डेवलप नहीं थे। फिर क्या होता है, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए। फिर बच्चे ना थोड़ा बहुत बगावत कर लेते हैं कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता, मैं वो क्यों क्यों नहीं कर सकता। जवान नजरों पर कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को ये तूफा सर उठाना भूल जाते हैं। फिर वो बड़े होके आपके सामने ऐसी बगावत कर देंगे, you'll forget how to handle them। और फिर ये तीसरा जो तीसरे जो दो लाइन है, तीसरा स्टांजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समाजी और पेरेंट्स के बीच में जो तनाव रहता है, टकराव रहता है, उसके बारे में है। समाज में तो रहता ही है, शादियों को लेके, रूल्स को लेके, मस्जिदों को लेके, हस्बैंड वाइफ और उनके रिलेटिव्स को रह के, जिन्हें आपस में टकराने से फुर्सत नहीं मिलती, ऐसे शाखों के ही पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। तो ये भी चीज रहती है। बच्चा, मैंने बताया ब्रेन का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो जितना भी हम हरकत करते हैं, वॉट एवर वी डू, आर किड्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इट। सो आपस में टकराने से फुर्सत नहीं मिलती, वो शाखों के ही पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज पे, कि लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज किस तरीके से इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के सिलसिले में। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। दुनिया में जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितनी भी जिंदगियां हैं दुनिया में, इंसान को अल्लाह ताला ने बोलने की कुवत दिया है, एक सुपर पावर दिया है। अल्लाह सुब्हान व ताला गिव्स अस सुपर पावर टू स्पीक, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस तरीके से हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम बाकी जो मखलूक हैं उनसे अलग हैं हम लोग। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आप समझिए कि एक बात, बच्चा मदर टंग सीखा आपसे, उसमें उसने अगर कम वॉक्यूबुलरी, कम शब्दों को सीखा है, तो वो बाकी सब लैंग्वेज में कम ही सीखेगा। मदर टंग का आना बहुत जरूरी है। मदर टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो उसका एकेडमिक लैंग्वेज हो कि नहीं, उसका जो तालीमी भाषा है वो चाहे उसकी मदर टंग हो या ना हो, बट मदर टंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के थ्रू वो बाकी के लैंग्वेज सीखता है। दूसरा, हमारे पास कई बार बहुत हाई आईक्यू बच्चे आते हैं कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है बट स्कोर नहीं कर पा रहा, उसका मार्क्स नहीं आ रहे करके एग्जाम में, ही और शी कुड नॉट परफॉर्म। तो उसके क्या रीजन होते हैं? आप चाहे यू गिव जीपीएससी एग्जाम, आप यूपीएससी एग्जाम, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स है और यूपीएससी के एग्जाम्स है, आप उसमें देखिए बड़े बड़े पैराग्राफ्स रहते हैं। वो पैराग्राफ्स को पढ़ के एनालाइज करना एक लैंग्वेज का पार्ट है। तो अगर आपका लैंग्वेज वीक है, इफ योर लैंग्वेज इज वीक, यू कैन नॉट एनालाइज दैट पैराग्राफ। और हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि साइंस में और मैथ्स में अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंग्लिश रटवा के कर लेंगे, और जो बाकी लोकल लैंग्वेज है, लोकल स्टेट लैंग्वेज है या मदर टंग है, उसको रटवा के कर लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और वेरी बिग मिस्टेक, वेरी बिग मिस्टेक। लैंग्वेज एंड मैथ्स आर टू वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अगर ये दो चीजें हो जाती है, तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट नहीं है कि बच्चा नहीं पढ़ पाए। बट लैंग्वेज को लेके हमारा रुझान जो रहता है वो अक्सर ये रहता है कि
चल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज वेरी सीरियस, वेरी सीरियस मैटर, वेरी सीरियस मैटर। सो बच्चा कितना रीड करता है, कितना पढ़ता है, कितना वोकेबुलरी उसको है, ये सारी चीजें उसको हेल्प करता है आगे चल के। खासकर जो सदर्न स्टेट्स है उसमें ज्यादा हो सकता है लैंग्वेज का इश्यूज ना हो। व्हाट आई एम टेलिंग इज इन द सदर्न स्टेट्स, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, there may be no problem with the language, they are good with the English maybe, but in western, in eastern and in northern states of India, language is biggest challenge। बच्चा लोकल लैंग्वेज, उसका स्ट्रीट लैंग्वेज जो है वो लोकल लैंग्वेज है, मदर टंग है। एकेडमिक लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज है। नाउ इन दोनों में किस तरीके से, और मदरसे में बच्चा उर्दू भी पढ़ रहा है, अरबिक भी पढ़ रहा है, इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बच्चा एक साथ 11 लैंग्वेजेस सीख सकता है, तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि कितना लैंग्वेज सीख रहा है। बट द प्रॉब्लम, अ किड कैन लर्न 11 लैंग्वेजेस ऑल टुगेदर अप टू एज ऑफ 12। 12 साल की एज तक वो 11 लैंग्वेजेस एक साथ सीखनी हो तो सीख सकता है, बट बेस इज मदर टंग। तो उसका जितना अच्छा वोक्यूबुलरी होगा, उतना ज्यादा वो एक्सप्रेसिव होगा, उतना ज्यादा वो आर्ग्यूमेंट कर पाएगा, उतना ज्यादा अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा, उतना ज्यादा वो एग्जाम में अच्छा कर पाएगा। इट इज वेरी सिंपल थिंग, लैंग्वेज का अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बात थी। तो आप जिस भी स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, आप तो घर पे ही हैं, तो पहला ही मैंने बता दिया कि पहले तो पेरेंट्स का लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। वही बैगेज बच्चा कैरी करके जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। आप जो बोलते हैं, आप जो उसको सिखाते हैं, वही कैरी फॉरवर्ड, और वो भी सबकॉन्शियस। जैसे आगे मैंने बताया, जो सेंसरी डेवलपमेंट्स है और जो ब्रेन के डेवलपमेंट है और जो एज वाइज डेवलपमेंट है, उसमें इन्फेंट जो है सबकॉन्शियसली लैंग्वेज जब सीखता है, तो अगर आपके पास ही 100-150 वर्ड्स है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो फिर बच्चा क्या ही सीखेगा। फिर आप चाहे बाद में कितना भी उसका ट्यूशंस लगवा लो, कितना भी आप कॉन्शियस एफर्ट्स डालो, वो फिर वेन हो जाते हैं। वो फिर बहुत मेहनत लगती है, फिर आगे चल के ये सारी चीजों को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। एक अमेजिंग ब्रेक थ्रू अगर मैं आपको बोलूं कि स्लीप का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपका बच्चा पैदा हुआ और डॉक्टर ने आपको बोला कि बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बेटा या बेटी हुई है, बट प्रॉब्लम इज वो आधी जिंदगी जो है वो कोमा में रहेगा। हाउ डू यू फील? वेरी बैड, वेरी बैड, राइट? क्यों? क्योंकि फिर डॉक्टर बताएगा कि देखो, मैं जो कोमा में बोल रहा हूँ ना, उसको हम वर्ल्डली लैंग्वेज में स्लीप बोलते हैं, सोना बोलते हैं। तो जिंदगी का आधा हिस्सा जो है इंसान सोने में गुजार देता है। एंड स्लीप इज वेरी 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 अंडर एस्टिमेटेड। नींद को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है। अब जिंदगी का आधा हिस्सा आप समझिए कि आप सोने में गुजार रहे हैं, तब आप खा नहीं रहे, तब आप पी नहीं रहे, तब आप नया इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, तब आप नया कुछ सीख नहीं रहे। आउटसाइड वर्ल्ड से आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं हाफ ऑफ योर लाइफ। अगर किसी का लाइफ 60 ईयर्स है, तो 30 ईयर्स ही और शी यूज टू स्लिप, 30 ईयर्स। और अगर कोई तुमको साइंटिस्ट ऐसा बोल दे कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट दैट मेक्स यू लिव हेल्दी, साइंटिस्ट लोग ने ऐसा कोई गोली ढूंढ लिया है जो आपको हेल्दी रखेगा, एनहांस योर मेमोरी एंड मेक्स यू मोर क्रिएटिव, आपका मेमोरी जो है वो बढ़ाएगा, मेमोरी रिटेंशन जो है वो बढ़ाएगा, मेक्स यू मोर क्रिएटिव, इट मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव, इट कीप्स यू स्लिम एंड लोअर फूड क्रेविंग, आपको पतला रखेगा, आपका फूड क्रेविंग, खाने का जो शौक है उसको कम कर देगा, आपको अट्रैक्टिव बना देगा, आपको कैंसर और डिमेंशिया से दूर रखेगा, आपको कोल्ड एंड फ्लू से दूर रखेगा, इट लोअर्स योर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, नॉट टू मेंशन डायबिटीज। डायबिटीज को भी वो खत्म कर देगा, डायबिटीज होने नहीं देगा। यू विल इवन फील एंक्सियस, लेस डिप्रेशन, लेस एंक्सियस। क्या आपको इसमें इंटरेस्ट है क्या, कि ये गोली जो है वो स्लिप है, नींद है, ये गोली जो है वो नींद है। ये सारी चीजें जो मैंने बयां की, वो वॉल्टर मैथ्यू वॉकर का एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट है, उनका बुक है ये, वाई वी स्लीप, हम सोते क्यों, उससे ये लाइंस मैंने ली है। और बहुत इंट्रिगिंग बुक है। कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं कि नींद जो है वो दो टाइप की होती है, नॉन रैम स्लिप एंड रैम स्लिप। नॉन रैम स्लिप को मैं बोल दूंगा
रैपिड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उसमें अपनी आंखें हिलती नहीं है, ये डीप स्लीप है। रात को 11 बजे से लेके सुबह 4:30 तक का हिस्सा जो है उसको हम बोलते हैं नॉन रेम स्लीप। नींद आती कैसे है, ये भी एक बड़ा इश्यू है कि नींद क्यों आती है, क्योंकि इंसान इतना सेल्फिश है, इतना स्वार्थी है कि अगर उसको पता चल जाए कि नींद कैसे नहीं आएगी तो 24 घंटा काम करेगा पैसे कमाने के लिए। बट आप सोचिए कि नींद के कोड को कोई ब्रेक नहीं कर पाया आज तक, तो इवोल्यूशनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा जब पैदा होता है ना, तब तो 16-16 18-18 घंटे सोता है। जब वो इन्फेंट 2 से 4 साल का होता है तो वो 14 to 16 आवर्स सोता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसका नींद जो है 8 to 10 आवर्स हो जाता है, और फिर अडल्ट का जो है 8 घंटे होना चाहिए कम से कम। रिकमेंडेड तो यही है, पर कभी कभी बात बढ़ता ये होता है कि बच्चे को हम दोपहर को नहीं सोने देते, रात को देर से सुलाते हैं कि नहीं नहीं ये रात को फिर उठ जाएगा, ये प्रॉब्लम करेगा, वो प्रॉब्लम करेगा। इस इन इन सारी चीजों की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम ब्रेन के डेवलपमेंट में होते हैं आपको पता नहीं होगा। जितना भी हमने ब्रेन आगे डिस्कस किया, दिमाग को जितना हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से उसके लॉब्स जो है वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाते हैं और कैसे डेवलप होते हैं, वो सारा का सारा दारोमदार जो है वो नींद पे, सारा का सारा दारोमदार जो है वो नींद पे है। खैर, तो सबसे पहले जो भी चीजें हम सीखते हैं ना दिन भर, वो हिपोकैम्पस करके ब्रेन में एक जगह होती है, वहां जाती है। हिपोकैम्पस एक आपका समझ लीजिए कि हार्ड डिस्क है, मोबाइल का मेमोरी है, लिमिटेड मेमोरी है। उसके बाद अगर आप सो जाते हैं सीखने के बाद, तो वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन्स में अलग अलग पॉकेट्स में स्टोर होती है, अलग अलग जगहों पे स्टोर होती है। वो हिपोकैम्पस खाली हो जाता है। ठीक है, जब रात को आप सो जाते हैं तो जितनी 11 से 4:30 का, जिसको मैंने नॉन रैम लिखा है, वहां पे जितने भी आपके अनवारंटेड इमोशंस है, गुस्सा, ज्यादा खुशी, ज्यादा गम, अनवांटेड इंफॉर्मेशन है, उसको वो रिमूव कर देता है। उसको, क्योंकि अनवांटेड है, उसको केमिकल ऐसे रिलीज होते हैं कि ब्रेन वो सारी चीजों को हटा देता है। जैसे समझ लो कि किसी का इंतकाल हो गया, इफ समवन ऑफ योर रिलेटिव्स डाइज, कोई मर गया फॉर एग्जांपल। अब देखो आप सो जाइए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वो फीलिंग कम हो जाती है। आप नहीं चाहते उसको कम करवाना, आप तो चाहते हैं कि वो वहीं पे रहे। तो ब्रेन जो है वो चीजें भुलाने का भी काम करता है जो अनवारंटेड है, और चीजों को याद रखवाने का भी काम करता है। तो ये 11 से 4:30 वाली जो मैंने नींद है, या तो 10 से जो 4:30 सुबह के 4:30 वाली 11 to 4:30 का जो नींद है, वो ये काम करता है। उसके बाद आपका जो मॉर्निंग वाला नींद है, जिसमें 4:30 से 6:30 का फजर तक का नींद है, दैट इज कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें सपना आता है। जिसमें, और सपना कैसे आता है, या तो आप उसमें डर रहे होते हैं या तो उसमें आप भाग रहे होते हैं। आपका मोटर स्किल्स वहां पे बहुत एक्टिव होता है, इसीलिए अल्लाह ताला क्या करता है कि आपकी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। आपका बॉडी बहुत वीक फील करता है सुबह वाली नींद में, ताकि आप जो सपना देख रहे हो एक्चुअल में ना कर बैठे। वहां पे क्या हो रहा होता है, ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस है, ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, ब्रेन के जो अलग अलग लॉब्स है, वहां पे मेमोरी इंटरकनेक्ट करती है। कुछ घटना, कुछ इवेंट, इफ दैट एनीथिंग दैट हैपेंड बिफोर 5 years, 5 साल पहले आपके साथ कुछ बना है और अभी कुछ बना, ये दोनों को जोड़ने का काम जो है वो सुबह वाली नींद करती है। तो अगर आप मान लो 1 घंटा भी कम सोते हो सुबह, टोटल 8 घंटे का नींद रिकमेंडेड है, वो भी रात का, अगर आप उसमें 1 घंटा भी बच्चे को कम सुलाते हो, तो उसकी नींद 25% नहीं, उसकी नींद 60% कम हो जाती है। और फिर ब्रेन जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए उस तरीके से डेवलप नहीं होता। तो आप समझिए कि बच्चा जब टीनेज में है, रात को मोबाइल फोन देख रहा है, सो नहीं रहा है वो ठीक से, फ्रेगमेंटेड नींद है, उठ रहा है बार बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग स्किल मैंने बताया था, जो बच्चा जिसमें निर्णय लेना सीखता है, रिस्क लेना कम कर देता है, वो सारी कैपेबिलिटीज बच्चे में डेवलप ही नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसीलिए आपको भी ये सीखना जरूरी है कि आपका नींद कितना होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से बिहेव कर पाए, आप अच्छे से हेल्दी रह पाए, और फिर वही चीजें बच्चा जो है वो सबकॉन्शियसली सीखता है। ये चीजें होती हैं। तो ये इसमें बहुत सारा, इसी के बारे में पूरा 1-1.5 घंटा लेक्चर हो सकता था, सिर्फ स्लिप एंड ब्रेन, स्लिप एंड लर्निंग के बारे में। पर उतना टाइम अपने पास है नहीं कि हम इसको कंटिन्यू करें।
ठीक है, लर्नेबिलिटी से आगे जाने से पहले स्लिप के बारे में एक और चीज मैं बता देता हूँ करके, कि अगर एक वीक में, इन अ वीक इफ यू स्लिप 1 आवर लेस, एक वीक की नींद में अगर आप 1 घंटा कम सोते हैं रोज, 8 घंटे की जगह 7 घंटे, और वो भी एक वीक, तो आपको लिवर रिलेटेड डिसीजेस, लिवर के रिलेटेड रोगों का चांसेस 37% बढ़ जाता है, और हार्ट डिसीज, हार्ट स्ट्रोक के चांसेस जो है वो 60% बढ़ जाता है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि कितना जिम कर रहा है, कितना स्लिम बंदा है, उसको तो हार्ट अटैक आना ही नहीं चाहिए था। देयर आर टू रीजंस, वन इज लैक ऑफ स्लीप, कम सोना, एंड स्ट्रेस। ये दो चीजें जो है वो ओवरऑल जो बॉडी फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करते हैं। आप नहीं मानेंगे, ग्रीस में एक रिसर्च हुआ है, उसमें उन्होंने 23,000 इन ग्रीस साइंटिस्ट, फ्यू साइंटिफिक ग्रुप ऑफ द साइंटिस्ट हैव रिसर्च आउट 23,000 लोग जो ईयर 2000 में 8 घंटा सोते थे और दोपहर को 90 मिनट सोते थे। 30,000 लोगों का ये रिसर्च हुआ है, दोपहर को 90 मिनट उन लोग सो जाते थे। 2000 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मॉल्स खुल गए, 24 घंटे स्टोर्स अवेलेबल है वगैरह वगैरह, तो वो जो दोपहर का सोना था उनका कम हो गया। मतलब वहां बोर्ड्स लगते थे कि शॉप ओपन फ्रॉम 9 to 11 और 1, फिर दोपहर को बंद रहेगा 4 घंटा, फिर शाम को फिर वो शॉप खुलेगा। तो वहां पे उन्होंने देखा कि हार्ट डिसीज के जो रिस्क है वो 37%, 38% बढ़ गए उसके बाद, दोपहर का ना सोने की वजह से। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लर्निंग बिफोर स्लीप एंड लर्निंग आफ्टर स्लीप। ये भी एक रिसर्च हुआ है। आप बच्चे को 10 जगह ट्यूशन भेज रहे हैं, स्विमिंग क्लासेस भेज रहे हैं, आप उसको क्रिकेट खेलने भेज रहे हैं, दुनिया भर की चीजें करवा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, बच्चा सुबह जब स्कूल गया, 8 से 1:30 के लेक्चर्स उसने अटेंड कर लिए, उसका हिपोकैम्पस, उसका ब्रेन का जो हिस्सा है, उसने मेमोरी ले ली। अब वो ब्राउजिंग कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फिर वो शाम को ट्यूशन गया या तो पढ़ने बैठा, उसका फोकस भी बहुत ज्यादा है, बट हिज ब्रेन इज नॉट रेडी टू टेक इंफॉर्मेशन। उसका दिमाग अब रेडी नहीं है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। वो हिपोकैम्पस जो है उसको खाली करना पड़ेगा। बच्चे को दोपहर को 90 मिनट्स से 90 मिनट्स टू 2 आवर्स, मतलब 1.5 से 2 घंटा, 90 मिनट्स टू 110, वट एवर यू टेक इट, उतना सुलाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। इसीलिए जो छोटा बच्चा है वो दिन भर सोते रहता है, उसका ब्रेन बहुत स्पीड में डेवलप होता है, वो हर चीज स्पीड में सीखता है। कितना सबकॉन्शियसली और कितना स्पीड में सीख रहा है। जितना एडल्ट इंसान 4 साल में इंजीनियरिंग का डिग्री लेता है ना, उतना बच्चा 2 महीने में, 2 साल की एज में लैंग्वेज सीखता है। यू वोंट बिलीव इट दो। तो ये चीजें होती है। तो बच्चे को फिर शाम में वो पढ़ने बैठे या जो भी एक्सरसाइज कर रहा है, अगर वो दोपहर को सो गया है, तो उसका ब्रेन फंक्शन ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। तो दूसरा भी एक रिसर्च हुआ है करके, कि जो चीज आप रात को सोचते सोचते सो जाते हो, जैसे आप मानेंगे नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो टीम है फुटबॉल का, उसका स्लीपिंग कोच है। मतलब सोना कैसे है वो सिखाता है प्लेयर्स को। तो आप समझिए कि वो क्या सिखाता है, कि रात को उन्होंने जो स्किल डेवलप की है, वो जो कोच है वो ये बताता है उनको, यू थिंक अबाउट इट। आप सोचिए इसके बारे में कि किस तरीके से आपने बॉल को किक मारा था, किस तरीके से प्लेयर को टैकल किया था। या तो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको ये सिखाया जाता है कि आपने जो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करा, जो आप अनसॉल्व प्रॉब्लम है, जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे ना, उसके बारे में आप सोचिए। सुबह ब्रेन परफॉर्म 27% बेटर इन द मॉर्निंग। रात को जो सोच के हम सो जाते हैं, दिन दिन पूरी रात को ब्रेन उसी पे काम करता है, और सुबह वही सेम प्रॉब्लम, वही सेम मैथ्स का प्रॉब्लम, वही सेम वो स्किल जो फुटबॉलर की थी या बॉक्सर की थी, ह्यूमन परफॉर्म्स 27% बेटर। तो ये चीज है नींद को लेके। फिर अभी हम बातें करते हैं लर्नेबिलिटी की। हर बच्चा सेम नहीं होता, सबका एबिलिटी जो है अलग अलग होता है। आइंस्टाइन फेमसली सेड कि यू कैन नॉट जज फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ऑन द ट्री। आप किसी मछली को इस तरीके से मार्क्स नहीं दे सकते कि वो कितना स्पीड में पेड़ पे चढ़ेगी। वो तो बंदर चढ़ेगा ना, मछली तो तैरेगी। तो सबका जो लर्निंग एबिलिटी रहता है वो अलग अलग होता है। बहुत ज्यादा आप जजमेंटल बन के ना चले, इसमें हम ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे मेरे ख्याल, वक्त भी होने आया करके। तो लर्निंग एबिलिटी जो है उसमें आप देखिए, हम कुछ इस तरीके से सीखते हैं। ऑडिटरी, हमारा जो सीखने का तरीका रहता है बच्चों का या तो पेरेंट्स का, ऑडिटरी, हम सुनते हैं,
क्लासरूम का तो यही रहता है, मतलब इतना गलत चीज है ये, क्या क्या बोलूं अभी इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं 22 साल तक, कॉलेज भेज रहे हैं, और वो कर क्या रहा है, फोकस भी है उसका, सीरियस भी है पढ़ाई के बारे में, बट वो सुन रहा है टीचर्स को वन साइडेड। इसके बारे में बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। फिर दूसरा है विजुअल, आपने कुछ 3D ऑब्जेक्ट टीचर ने दिखा दिया, या बच्चा खुद एफिल टावर देखने गया, उसको देखा किस तरीके से बना है, क्या शेप है, कितना बड़ा है, छोटा। उसके बाद ओला फैक्ट्री, है ना। अभी जैसे अगर मैं बोलूं कि रोज का स्मेल, तो इवन रोज इज नॉट अराउंड यू, इट इज नोन, राइट। फिर गोस्टिटरी टेस्ट का मेमोरी, अगर मैं बोलूं मैंगो कैसा टेस्ट करता है, तो इट इज नॉट अराउंड बट स्टिल यू कैन फील इट। टेक्टाइल, गर्म है, ठंडा है, एमोर्फस है, स्मूथ है। वेस्टिबुलर, सेंस ऑफ मूवमेंट। Proprioception, sense of external body's limit, how your brain receives information, edge, position, placement of body parts. Interoception, the sense of internal body, how our brain receives and interprets message from the body system, physical regulation. तो आप समझिए ये सारी जो मेमोरी है ना, आप सबसे ज्यादा हम जो लर्निंग का तरीका है ना, वो ऑडियो ऑडियो विजुअल है सबसे ज्यादा। क्लासरूम पकड़ लीजिए, मदर से पकड़ लीजिए, या तो घर पकड़ लीजिए, ये ऑडियो विजुअल है। अ, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं कि ऑडिटरी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के लिए स्टोर होती है। जैसे आज मैंने जो आप बात कर रहा हूँ, वो सारी की सारी आपको थोड़ी याद रहेगी, मेरे को खुद को नहीं रहेगी कल। विजुअल जो मेमोरी है, जिसको हम देखते हैं, वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए रहती है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप सबको पूछ लूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स अटेंड कर रहे हैं, तो अगर मैं पूछ लूं कि आप आधे घंटे पहले जिस भी शख्स को मिले होंगे, उसने कौन से कलर का शर्ट पहना था, या तो जो अभी आपके सामने बैठा है वो कौन से कलर का शर्ट पहना हुआ है, यू वोंट बी एबल टू गिव द आंसर। आपको आंसर नहीं दे पाएंगे, जबकि आप आधे पौने घंटे से वहां सामने बैठे रहेंगे। हाँ, आप देख के बोल पाएंगे अभी, बट जब भी मैंने बताया ना, तब नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो मेमोरी 1 सेकंड के लिए स्टोर होता है, और अल्लाह ताला ने फॉर अ पर्पज, फॉर अ रीजन ये रखा हुआ है। क्यों ऐसा रखा हुआ है? अगर हम सब कुछ सुनते और सब कुछ देखते, वो हमको अगर लंबे टाइम के लिए याद रहने लगता, तो हमारे इमोशंस इतने एक्सट्रीम हो जाते कि हम जी नहीं पाते, एक्सट्रीम इमोशंस हो जाते हैं। तो हम चीजों को जो है वो भूलने का मादा रखते हैं, हम भूलते हैं चीजों को। बट हम जो लर्न करवाते हैं बच्चे को, उसको तो एग्जाम में परफॉर्म करना है 1 साल के बाद। अभी जो प्लस माइनस सीख रहा है, वो 1.5 साल के उसको उसको 10वीं में आएगा, 12th में आएगा, तब वो परफॉर्म करना है। अभी जो बोर्ड मास के ऑपरेशन सीख रहा है, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जो लैंग्वेज सीख रहा है, वो 10 साल के बाद उसको काम आने वाली है। तो हमारे जो पढ़ने के तरीके हैं ना, वो चेंज होने चाहिए, अलग होने चाहिए। इसमें हमको मोटर स्किल ऐड करना पड़ता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर बच्चे को लिख के एग्जाम देना है, तो प्रिपरेशन भी लिख के होनी चाहिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं, रिपीटेशन करवाना, बार बार रिवीजन करवाना। तो इस पे ये मौजू नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया कि ऑडियो विजुअल जो तरीका है, वो इनफ नहीं है 99% बच्चों के लिए पढ़ाई को लेके। सो एप्टीट्यूड एक हर बच्चे का अलग अलग होता है, उसका टैलेंट अलग अलग होता है। उसके बाद वो बच्चे का आईक्यू अलग अलग होता है, इमोशनल कोशेंट अलग अलग होता है। इसके बारे में क्योंकि वक्त नहीं है, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करता मैं। कल्चरल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, एडवर्सिटी कोशेंट, क्रिएटिव कोशेंट। खैर, ये सब कुछ हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास पैसे हैं, तो बड़े से काउंसलर के पास जाके हम हमारे बच्चे को टेस्ट करवा लेंगे। विल गो टू काउंसलर एंड वी गेट ऑल द रिजल्ट्स टेस्टेड। बट ये हम डेवलप नहीं कर पाएंगे सारा। क्यों डेवलप नहीं कर पाएंगे? उसका ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो स्लो है। वो पैदा होता है, वहां से 18 से 25 साल तक उसका ब्रेन डेवलप डेवलप होता है, जहां उसकी मेमोरी, उसका सोशल बिहेवियर, सारी चीजें जो है वो डेवलप होती है। तो बच्चे की तरबियत होने से पहले पेरेंट्स की तरबियत होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जिस तरीके से बिहेव करेंगे, उसी तरीके से बच्चा करेगा। लेटली लेटली अगर आप ऐसा भी नहीं समझे कि भाई अब क्या होगा, अब तो हमारे बच्चे जो है बड़े हो गए, नो प्रॉब्लम। आप जितना चेंज लेके आएंगे, उतना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो आपके साथ रह रहा है ना। एक कहावत ऐसा कि अगर आपके 5 दोस्त करोड़पति है, तो छठे आप हैं। अगर आपके 5 दोस्त गरीब है, तो छठे आप हैं। तो उसी तरीके से अगर आप चेंज हो जाएंगे,
तो फिर वो बच्चा भी चेंज होने लगता है, उसका बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। तो जितने भी ये क्वेश्चंस है सारे, जितने भी मेजरमेंट है, क्रिएटिव, आईक्यू, इक्यू, एप्टीट्यूड, ये सब कुछ अप टू सर्टेन लेवल चेंज किया जाता है। बेहतर है कि जब बच्चा छोटा रहता है तभी से ये सारी चीजों पे ध्यान दिया जाए। कुछ नेचुरल एबिलिटी भी रहती है, जैसे मैं बताता हूँ डिसकैलकुलिया। व्हाट इज डिसकैलकुलिया? डिसकैलकुलिया ये होता है कि बच्चा मैथ्स ठीक से नहीं कर पाता, उसके ब्रेन का वो वाला हिस्सा उतना डेवलप है ही नहीं कि वो अच्छे से मैथ्स कर पाए। तो कभी कभी पेरेंट्स बच्चों को इतना डांट देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। ये कोई बीमारी नहीं है। डिसलेक्सिया, वर्ड रिलेटेड, लेटर्स रिलेटेड चैलेंज, लैंग्वेज रिलेटेड चैलेंज। डिस्ग्राफिया, लर्निंग डिसेबिलिटी अफेक्ट्स राइटिंग, राइटिंग, ये राइटिंग डिसेबिलिटी है डिस्ग्राफिया। पेन पिंसर ग्रिप जिसको बोलते हैं, पेन अच्छे से नहीं पकड़ना, हैंडराइटिंग अच्छे से नहीं निकालना। फिर एडीएचडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स, मैथ एंजाइटी। ये सारी जो चीजें, ये कोई डिसीज नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हर बच्चे का अलग अलग जो ब्रेन का पार्ट है वो अलग अलग तरीके से डेवलप होता है। तो हर बच्चा सेम परफॉर्मेंस नहीं दिखाता। कोई एकेडमिक्स में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई लैंग्वेज में अच्छा होता है, कोई क्रिएटिव आर्ट्स में अच्छा होता है, कोई अच्छा लैंग्वेज वाला अच्छा लॉयर होता है। ये सारी चीजें सब में, तो जैसे डिसकैलकुला, मैथ्स नहीं आना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई। चीज ये है कि बच्चे को ट्रैक पे रखे हम लोग, बच्चे पे ध्यान रखे, नजर रखे, उसको मॉनिटर करे। इट इज नेशनल इमरजेंसी। आसपास की शादियां, आसपास के रीत रिवाज, आसपास के चीजों में टाइम, आसपास की बातों में वक्त को जाया ना करके हमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है बच्चे की तरबियत करवाने की, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी जॉब, इजी नहीं है। बच्चे की तरबियत करने की जो जिम्मेदारी मिले, इट्स अ जॉब। हमको वक्त देना पड़ेगा, बच्चे को साथ में लेके बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से वो सीखता है। तो वो जो पहचान वाली चीज है ना, वो आप काउंसलर के पास जाएंगे, कितना भी पैसा खर्च लेंगे, वो नहीं है पॉसिबल। ओनली पेरेंट्स कैन नो व्हाट देयर चाइल्ड, व्हाट देयर किड इज एबल टू डू। अब सिर्फ आप ही जानते हैं कि बच्चा क्या चीज करने के काबिल है। जबरदस्ती का साइंटिस्ट बनाने में, जबरदस्ती का उसको पर्टिकुलर बिजनेस, जबरदस्ती का कुछ चीज करवाने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा, मैं ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप सबके दिमाग में ये भी आता होगा, ये सब क्यों कर रहे हैं, जबकि रिस्क और किस्मत के बहुत सारे पहलू तो फिक्स है। देखिए, पढ़ाई या लर्निंग, चाहे वो मदरसे का हो, कि चाहे वो टेक्निकल हो, कि कुछ और हो, जो इल्म लेने का हमारा तरीका है, या तो हमारा जो सोशल बिहेवियर है, या तो और चीजें हैं, वो हम इसलिए सीखते हैं कि वो हमारे रिस्क के दरवाजों को खोल देता है। योर एजुकेशन इंक्रीजेस सोर्स ऑफ रिस्क। जो हमारा कमाने के तौर तरीके हैं उसको बढ़ा देता है। जैसे अभी मान लो मैं फिजिक्स में पीएचडी हूँ, तो मैं रिक्शा भी चला पाऊंगा, मैं अकाउंटेंट का जॉब भी कर पाऊंगा, मैं बिजनेस भी कर पाऊंगा, और मैं फिजिक्स पढ़ाता भी हूँ, मैं साइंटिस्ट भी बन पाऊंगा। तो इल्म जो है वो रिस्क नहीं, रिस्क तो फिक्स है, रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से फिक्स है। पर हमारे जो रिस्क के तरीके हैं, हलाल तरीके ढूंढने के जो दरवाजे हैं, वो जो है वो इल्म खोल देता है, ज्यादा खोल देता है। और अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत जाया नहीं होने देता, ये गारंटी है। सदकल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ताला हमेशा सच बोलता है। तो ये हमको जानना होगा कि ये सारा चीजें जो डिस्कशन हो रहा है वो एक ओपन एंडेड डिस्कशन है। तो ये ध्यान रखिए कि ये डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ज्यादा क्रिएटिव हो जाए, हम ज्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट, हमारा ब्रेन सिक्योर एनवायरनमेंट में रहे, हम ज्यादा चीजें सीखने के काबिल हो जाए। तो यही सारी हमारी प्रैक्टिसेस रहनी चाहिए। ये कोई डिसीज नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। फिर एजुकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसके बारे में मैं बस एक दो बातें करके हम सेशन खत्म करेंगे। इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, बटरफ्लाई इफेक्ट। एजुकेशन जो है, इल्म लेने का जो तरीका है, वो इल्म लेने का तरीका या तो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, या तो सामाजिक जो तौर तरीके हैं, सोशल एटिक्वेट्स जो है वो सीखने का जो तरीका है, सोशल बिहेवियर का तरीका है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। ये एग्जाम्पल मैं हर जगह देता हूँ, और वन ऑफ माई फेवरेट एग्जाम्पल, एक बटरफ्लाई होता है, वो अपने विंग्स को फहराता है न्यूयॉर्क के किसी छोटे से गांव में। उसके वो प्रेशर की वजह से हवा पैदा होती है,
और वो हवा बाकी जो लीव्स रहते हैं, बाकी जो पत्ते रहते हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक बटरफ्लाई है, पतंगिया जिसको बोलते हैं, वो बटरफ्लाई जो है वो अपने विंग्स को फहराता है, उससे हवा पैदा होती है, बाकी पत्तों में हवा पैदा होती है, प्लांट के जिस प्लांट पे वो बैठा होता है उस वो हवा बाकी के प्लांट्स में फैलती है, वो हवा फैलते फैलते बड़े ट्रीज को मिलती है, वो ट्रीज से हवा फैलते 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 फिर वहां से 2000 किलोमीटर दूर जहाँ पे अमेजोन के ड्राई जंगल्स है, अमेजोन के सूखे जंगल्स है, वहां पे पहुंचती है और वहां पे आग लग जाती है, क्योंकि सूखे पत्ते जब एक दूसरे से टकराते हैं तो आग लग जाती है। तो ये आग लग जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, जो आसपास के शहर होती है वहां, तो जो ब्राजील की गवर्नमेंट होती है जहां अमेजोन के सूखे जंगल है, वो एक कमिटी बनाती है, और वो कमिटी का काम ये होता है ढूंढना कि आग लगी कैसे। अब आपको क्या लग रहा है, व्हाट डू यू फील, ये पॉसिबल है कि आग कैसे लगी वो ढूंढना? इट इज सर्टेनली इम्पॉसिबल, राइट, सर्टेनली इम्पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, हमारा बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, जो लर्निंग का तौर तरीका है, उसको आप हवा के मेटाफोर से ले लीजिए, हवा के एग्जाम्पल से ले लीजिए। बच्चा जब थर्ड में या फोर्थ में था और आप शादी अटेंड करने के लिए या कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कोई बीमार होने की वजह से बच्चा 6-7 दिन स्कूल नहीं गया, अब वो टॉपिक्स उसके छूट गए, तो मान लो उसका मैथ्स साइंस में रियाजी में 98 मार्क्स आ ही रहा है उसका, खैर ठीक है, पर वो फिर फोर्थ में गया, फिर 2-1 दिन छुट्टी हो गई, फिर वो सिक्स में गया, सेवेंथ में गया, एट्थ में गया, और कहीं ना कहीं हम छुट्टियां लेते हैं, पर वो छुट्टियों में जो चीजें टीचर्स ने पढ़ाई थी वो हमने कवर नहीं की, वो ठीक से हमने कवर नहीं की ना, उसको देखा क्योंकि मार्क्स आ ही रहे हैं करके। लेटर ऑन जिस तरीके से वो हवा फैलते फैलते इतनी बड़ी हो गई और आग लग गई, तो ये थियरी जो बटरफ्लाई इफेक्ट है उसका स्टेटमेंट ये है लास्ट में कि अ स्मॉल चेंज हियर will cause dramatic effect later on. You will never know how or why that happened. एक छोटा सा चेंज आज बाद में इतना बड़ा बन जाता है कि वो चेंज की वजह से जो होने वाले रिजल्ट्स है, जो आने वाले रिजल्ट्स है, उसका रीजन क्या है वो हम कभी भी नहीं जान पाते, कभी भी नहीं जान पाते। तो बच्चे बाज मरतबा पेरेंट्स के साथ हमारे पास कॉलेज में आते हैं, ट्वेल्थ में आते हैं, नीट जेडब्ल्यू के क्लासेस में, कि बच्चे को एसी वाला कमरा दे दिया है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहा। द रीजन इज योर क्लास 2 क्लास 3 में जो पोर्शन स्किप हुआ हुआ होगा आपका, वो लेटर ऑन इट इज बिकमिंग सो बिग कि हम उसको ढूंढ भी नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये चीजें होती है बटरफ्लाई इफेक्ट। तो एजुकेशन जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। कभी भी ये ना सोचे कि एग्जाम है उसके 10 दिन पहले हम बच्चे को पढ़ा लेंगे, या 10th बोर्ड या 12th बोर्ड में पढ़ा लेंगे, या बाद में देखा जाएगा। इट इज वेरी 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 कंटिन्यूअस प्रोसेस। कि तो स्टीफन कॉनवे बोलता है जैसे कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट का जो रहता है ना, जैसे बच्चा चलना सीखता है तो सबसे पहले बच्चा टर्न होना सीखता है पेट के बल, फिर पेट के बल खड़ा होता है, फिर 4 पैर से सीखता है, फिर 2 पैर से खड़ा होता है, फिर चलना, ये पूरा 0 to 3 years का प्रोसेस है। अगर कोई अमीर बंदा आ जाए और बोल दे कि नहीं मेरा बच्चा सीधा चलना दौड़ना सीखेगा, तो मेडिकल साइंस ये बोलता है कि बच्चा अपाइज रह जाएगा, हैंडीकैप रह जाएगा। उसी तरीके से एजुकेशन एक स्लो प्रोसेस है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सीधा बाद में कुछ कर लेंगे तो आपका बच्चा एकेडमिक हैंडीकैप रह जाएगा, और 100% श्योर। ये सारी चीजें जो है वो स्लो प्रोसेस है, दिन ब दिन वाली प्रोसेस है। हमको पहले से ही जाग के रोजाना उसके जो लेसन्स है, रोज जो वो सीखता है, जो हम उसका छुट्टियां, अगर मान लो बच्चा बीमार है और छुट्टी हो गई है, तो टीचर को पूछ के वो वाला पोर्शन कवर करवा देना, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है, और बच्चे का ये हमारे पे हक है, ये बच्चे का हमारे पे राइट है कि हम उसको वक्त दें। कई बार मर्तबा ये देखा गया आजकल खास करके फादर्स को लेके, जो बाप है, जो फादर है, ही कंसिडर्स होम एज होटल। बाप जो है वो अपने घरों को होटल समझने लगा है, सिर्फ खाना खाता है, और ब्रेड अर्नर, पैसा कमाने का काम जो है अहम है, इम्पोर्टेंट है, बट अगर अगर आपको बच्चे की तरबियत की, तालीम की, बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो यू हैव टू बी डैम सीरियस अबाउट इट, यू हैव टू गिव टाइम टू इट, एंड यू हैव टू बी पार्ट ऑफ प्रोसेस। आपको वो प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, जो डिस्क्लेमर दिया था मैंने कि वो प्रोसेस का हिस्सा आपको कंपलसरी
बनना पड़ेगा, तब जाके चीजें रिजल्ट आएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये एक इज्तिमाई काम है। तो जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं वो अकेले ये काम नहीं कर सकते, आपको एक ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा आपके जैसे लोगों का, 20-25 लोगों का। और आपको डेली एक्टिविटीज में बच्चे की पढ़ाई को शामिल करना पड़ेगा। आपको डेली, क्योंकि आप घर पे कुछ भी सिखा लो, बच्चा जब स्ट्रीट पे जाता है ही लर्न समथिंग एल्स, वो कुछ और ही सीख के आता है। तो कितना भी वो घर में, जिस घर में बच्चा रहता है, कितने भी बड़े पीएचडी वाले रह रहे हैं, कितने भी बड़े लोग रह रहे हैं डिग्री वाले, कितने भी अच्छे लोग रह रहे हैं, अगर इज्तिमाई लेवल पे ये काम नहीं होता, अगर लोग जुड़ के ये काम नहीं करते, तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये एक इज्तिमाई काम है, एक जमाती काम है, सबको साथ में मिल के काम करना है, सबको जोड़ना है, तभी जाके रिजल्ट जो है आएगा। और अगर आपके आसपास रहने वाले आपको साथ नहीं दे रहे हैं, तो बेटर यू माइग्रेट, बेटर आप हिजरत कर लीजिए, आप कहीं और रहने चले जाइए। बिकॉज इट इज वेरी सीरियस इश्यू, इट इज नेशनल इमरजेंसी। आपकी तरबियत जहां अच्छे लोग रहते हैं वहां पे चले जाइए। तो ये कुछ चीजें थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, इमलाक भी फितना, औलाद भी फितना, जागीर भी फितना। हमारा जो इल्म, हमारा जो सोशल बिहेवियर, हमारी जो चीजें, अगर वो अल्लाह तक नहीं पहुंचती, अल्लाह के रास्ते तक नहीं ले जाती, और हमारा जितना भी साइंस है, जितना भी हम चीजें सीखते हैं, अगर वो हमको दीन से नहीं जोड़ती, हमारी आखिरत से नहीं जोड़ती, तो अल्लाह से दूर करे। वो तालीम भी फितना, इमलाक भी फितना, औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के ये वर्ड्स थे। वाखिरुद्दावा अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर वक्त हो तो कुछ सवाल ले सकते हैं, सो फोरम इज ओपन। थैंक यू सो मच। Jazakallah khair. Thank you so much. Barakallah, it was a very informative session. Alhamdulillah. I mean, the way you talked about the developmental patterns of children was so good. Thank you so much for sharing your expertise with us. I really liked the way you shared the practical tips for, parents. They were so invaluable, Alhamdulillah. It actually provided actionable guidance for, navigating the various stages of a child's growth. Allahumma barik. And we just can't thank you enough for the amount of time and the efforts that you put into making that presentation. May Allah bless you immensely. Jazakallah khair for accepting the invite, and thank you so much for such a wonderful session. We shall take a few questions now. There were a couple of questions in the chat box, which I'll read for you, and you can address it, inshallah. So the first question was, can we know about the sleep schedule of 4 to 6 years child? How many hours he or she should sleep? Should they sleep at afternoon? All right. So my apologies to those English language speakers. So because I don't know, I felt like I should cover the other places, and No, it's so totally all right. yeah, We have yeah. very few English speakers, like few from South India. Most of our speakers were like Urdu speakers. Yeah, that's okay then. So 4 to 6 years का जो एज पीरियड है, वहाँ बच्चे को मिनिमम 14 आवर्स या 15 आवर्स सोना चाहिए, 13 to 15 आवर्स सोना चाहिए। बिकॉज बिकॉज in the early years, let me make it very clear, whatever a kid learns in early years, that stays for whole life, for whole life. सो वो जितना भी इल्म हासिल कर रहा है अपनी एज में, अगर वो कम सोता है तो ब्रेन के बहुत सारे सिनेप्टिक, ब्रेन तो डेवलप हो जाएगा, जैसे पहले ही लिखा है कि हजार आंधी उठे बर्फ गिरे, जो फूल खिलने वाला है वो खिल के रहेगा, दैट्स ओके। बट द क्वालिटी ऑफ द फ्लावर, द क्वालिटी ऑफ द स्मेल, राइट, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। क्योंकि दिन भर बच्चे ने जितना भी इंफॉर्मेशन लिया है आसपास देख के, मतलब दिन में समझ लो आप कि 10 टू आई डोंट नो 1 to 2 टेराबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रेन कैप्चर्स, राइट। सो 1 से 2 टेराबाइट इंफॉर्मेशन ब्रेन कैप्चर करता है। सो वो इंफॉर्मेशन कितना अनइम्पोर्टेंट है, किसको निकालना, किसको रखना, ये सारा अर्ली स्टेज में हो जाता है।
तो 13 to 15 आवर्स का स्लिप कंपलसरी होना चाहिए रात को। अब 9 घंटा, और दिन में अगर सोते हैं तो फिर 3 से 4 घंटा दिन में, चाहे वो दिन में चलेगा, फ्रेगमेंटेड भी हो तो अलग अलग हिस्से का, बट रात में कम से कम 9 to 10 आवर्स कंपलसरी, कंपलसरी, वेरी कंपलसरी। Yeah, mashallah. There's another question. I need to search, it went up. Also see, what the answer just I have given, it is not my expertise in fact. But lately, I am studying for last 2 years a book called Why We Sleep, that is written by Matthew Walker, and he is coach of Manchester United. And this whole chapter of the span of the sleep, उसी का excerpt लेके मैंने आपको answer दिया. It is very like very authentic answer. It is not like just random I'm giving you answer. It is very authentic answer. All right, thank you so much for that info. Yeah, there's another question. Yeah, does the hormonal changes during teenage affects mental ability? Pardon, please? Does the hormonal changes during teenage affects mental ability? I'll copy it in the chat box for you to Yeah. read. So the question is, does hormones? It Yeah. is about hormone change, right? Yeah, I've posted the question again for you to read in the chat box. Yeah. Yeah. Does the hormonal changes during teenage affects mental ability? So, of course, very much, very much. जो टीनेज वाला है वो, आई गेस यू टेक इट 9 to 19 पर से, और 13 to 19 यू टेक। मैं थोड़ा अर्ली इसलिए जा रहा हूँ कि नाउअडेज जो मैच्योरिटी एज है वो थोड़ा जल्दी हो गया है। इट इज इवोल्यूशन में भी, दो आई डोंट बिलीव इन डार्विनियन इवोल्यूशन, बट इट मे बी ये थोड़ा जल्दी हो गया, इसलिए मैं 9 to 18, 9 to 17 लूंगा रादर देन 13 to 19 ऑफ एज। सो हार्मोनल चेंजेस जो है वो ब्रेन पे डेफिनेटली अफेक्ट करता है। एंड लेट मी टेल यू कि जो uh, उसको नींद है ना टीनेजर बच्चे को, वो लेट आती है। अगर आपको 9 बजे नींद आ रही है, 10 बजे आपका एडिनोसाइन बिल्ड कर रहा है। एडिनोसाइन मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेन में बिल्ड होता है, जो स्लीप प्रेशर जनरेट करते हैं। तो एडिनोसाइन बिल्ड होता है ब्रेन में, जिससे नींद आती है। तो वो जब हार्मोनल चेंजेस उसके आते हैं तो उसको नींद जो है वो 9 बजे को नहीं आती, पर 11 बजे आती है। अब अगर वो 11 बजे सो रहा है करके, तो उसको सुबह भी लेट उठना चाहिए, फिर या तो फजर के बाद 1 आध 2 घंटा ये सोना चाहिए एक्स्ट्रा, है ना। पर हमारा स्कूल सिस्टम क्या है, अर्ली मॉर्निंग है। तो जितने भी ब्रेन साइंटिस्ट है वो ऑलवेज दे टेल्स की स्कूल, जैसे फिनलैंड फिनलैंड में स्कूल 9 या 9:30 या 10 बजे चालू होता है, तो हमारे यहाँ जल्दी हो जाता है, तो इट इज प्रॉब्लम। तो वो मेंटल एबिलिटी को इफेक्ट करता है। बट हार्मोनल चेंजेस जो टीनेज वाले हैं ना, वो मेंटल एबिलिटी को सारी दुनिया के बच्चे को इक्वली अफेक्ट करता है। मूड स्विंग होना, गुस्सा आना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जितना भी जब हार्मोनल चेंजेस बच्चे को आते हैं तब उसका मूड स्विंग काफी रहता है, गुस्सा हो जाता है। तो अगर उसको अच्छे से केयर नहीं करते तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, ये हरकत क्यों किया उसने, वो हरकत क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अभी परसों एनुअल फंक्शन में रशिया की ठंड में जो जैकेट पहनते हैं वो सब बड़ा फुल रॉब के जैसा जैकेट पहन के आया, जबकि गर्मी था वहां पे, राइट। तो अब वो कुछ जो फेलो टीचर्स थे वो हंसने लगे कि इट इज नॉट राइट। तो उन्होंने, नहीं, इट इज राइट, इट इज वेरी राइट। हम इसको वो लेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम मैच्योर हो चुके हैं, हमारा लेवल अलग है, वो बच्चे का लेवल अलग है, वो कुछ और तरीके से सोच रहा है, दैट इज राइट ओनली। तो वो बच्चा अगर कुछ गलत चीजें करता है तो उसको बैठ के समझाना चाहिए, कुछ एक्सट्रीम ऐसी हरकत नहीं हो जाए कि उससे बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो जाए। हार्मोनल चेंजेस के वक्त ये सारी चीजें भी होती है कि अगर अच्छे से कंट्रोल नहीं करो तो वो अनकंट्रोल हो जाता है। तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, पर जो लर्निंग एबिलिटी है उस पे असर नहीं करता बच्चे की। बट वो एज में बच्चा एक साथ बहुत सारी चीजें कर रहा होता है, उसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट जो है वो बिगड़ता है वो एज में। तो ये लर्निंग एबिलिटी पे अफेक्ट नहीं करता, पर यस मेंटल एबिलिटी पे ऑफ कोर्स करता ही है। इट इज
very, very, very normal. So they're building up the question on this, like how to handle children during this period. How to handle children during this period? Yeah, very good question. उसके अभी वो लर्निंग का ये फेज है जहाँ पे बच्चा आउटसाइड के वर्ल्ड को सीखता है। जैसे मैंने बताया था ना, स्कूल रेडीनेस। बच्चे को अब 3 साल की एज में स्कूल भेज के मतलब नहीं है, बच्चे का स्कूल रेडीनेस 6 साल के बाद होता है। तब वो नई इंफॉर्मेशन लेना सीखता है, मैथ्स के बारे में, साइंस के बारे में। उससे 6 साल की छोटी एज में वो नई इंफॉर्मेशन नहीं लेता। इसीलिए 6 साल से छोटे बच्चे को हम कलर सिखाते हैं, बेसिक वर्ड सिखाते हैं, नंबर रिकॉग्निशन, लेटर रिकॉग्निशन सिखाते हैं, नया कुछ नहीं सिखाते। जो नया लेने का, बच्चे का नया इंफॉर्मेशन लेने का कैपेबिलिटी है, दैट 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 ग्रू फ्रॉम लाइक फ्रॉम एज 9 to 18 यू से। तो वो पीरियड में बच्चे की संगत आउटसाइड वर्ल्ड की कैसी है वो बहुत मायने रखता है। वो अपने दोस्तों से मैक्सिमम चीजें सीखता है, वो इंटरनेट से मैक्सिमम चीजें सीखता है, वो आसपास की बाहर की दुनिया से मैक्सिमम चीजें सीखता है। तो आपको उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठता बैठता है, उसका अगर कोई बिहेवियरल चेंज ऐसा है जो आपको सोशल एम्बेरसमेंट दे रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। वो बच्चे को बिठा के बातचीत करनी चाहिए, उसको साथ में रखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा वक्त। ये सारी चीजें कर सकते हैं। इट इज, सी माय आंसर इज सब्जेक्टिव, इट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव आंसर। इट इज different for different people, right? Different for different kids. So it is not objective answer that for example अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका ये सॉल्यूशन है। इट इज नॉट वर्किंग लाइक दैट, बिकॉज people have different cultures, people have different language, people have different learning abilities, people have different religion, people have different environment around them. सो एट द मोमेंट अभी मैं, वो हो सकता है कि किसी एक बच्चे के लिए जो सही आंसर है किसी और के लिए वो गलत भी हो सकता है। तो इसका देखिए सब्जेक्टिव आंसर हो सकता है, कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब कि एक मैं सब्जेक्टिव आंसर दे रहा हूँ कि बच्चे को, एक सिंपल आंसर दे रहा हूँ कि बच्चे को मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो बाहर किसके साथ रह रहा है, क्या हरकतें कर रहा है। उसके फोन में पासवर्ड नहीं होना चाहिए, उसका फोन आपको एक्सेसिबल होना चाहिए वेन एवर यू वॉन्ट। So it is not simple answer, it is subjective answer. But आपको, and this answer is applicable to for infants to the adults। किसी भी एज का बच्चा, हम भी गलती करते हैं, है ना? तो हमको भी यही चाहिए कि हमारे आसपास वैसे लोग हो जो हमको रोके। और रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर करना पड़ेगा कि गलती हो रही है। तो अगर इस दौरान में बच्चा ऐसा कुछ चीजें करता है जो आपको ऐसा लग रहा है कि सही नहीं है, तो पहले तो ये परफेक्टली नॉर्मल है। नाउ यू कीप मॉनिटरिंग देम, व्हाट आर दोस चेंजेस एंड हाउ दोस चेंजेस कैन बी ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड, और इन द सेंस वी शुड टेक केयर दैट इट शुड नॉट बी हैपन इन द फ्यूचर। तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही जाएगा और आपके बिहेवियर से जाएगा। दो चीजें हैं। MashaAllah, very well addressed, Alhamdulillah. You made some really great points, Alhamdulillah. Thank you so much. There's another one last question that we'll take because we are already, we've passed our time. So Miss Humaira from Shine International is asking, one of my students is always mentally disturbed and never shows interest in studies. So how should I make him motivate? Actually, he always lives in some different world. Please give me an idea. That's what. So I have shared this email address, and also I'll give my personal email address or contact number to the person, because in order to know the problem your kid, your student is facing, as like what is his natural ability to learn, like the different abilities we have just discussed. So what is his or her natural ability to learn? First thing. Second thing, what is his or her age? So these are the following questions. So until and unless those questions I know, I won't be able to answer exact. Yeah, So I'll what make is, sure and yeah, mute myself. All right, give me a minute, please. yeah. Miss Humaira, go ahead and mute yourself, please. Are you here? Yeah, give us more details about the child. Are you able to unmute yourself?
or you can type in the chat box. Give us more details about the child, please. I think she's not able to unmute. Okay, a 4th grade child, the age is around 9 to 11 years. Okay, Realme Narzo 20, हम रिकॉर्डिंग देते हैं. अगर आपकी नमाज छूट रही है तो आप बीच में से सेशन छोड़कर जा सकते हैं. Okay, it's not compulsory to attend the entire session. Okay, we are not forcing anybody to attend it. Okay, आपका जितना मिस हुआ है आप रिकॉर्डिंग में कैच अप कर सकते हो. Mr. Sajid, can you unmute yourself? And if you can check in the chat box, Humaira Shaheen has given. या नो 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 मैं दोनों आंसर दे देता हूँ कि मेरा आखिरी सवाल ये था कि इफ किड इज एबल टू टॉक नॉर्मली, कम्युनिकेशन नॉर्मल है कि नहीं. ये एक आप टाइप कर लीजिए, मैं देख लेता हूँ, बाकी चीजें मैं समझ गया हूँ. और जो नाजरो 20 थे उनको भी मैं थोड़ा आंसर देता हूँ कि सर असम में नमाज 5:30-6 बजे ईशा की हो जाती है, वेस्ट बंगाल में कभी किसी और वक्त पे हो जाती है. तो हो सकता है कि आपका वक्त जो है ईशा का ये हो, हम माफी चाहते हैं उसके लिए, पर कभी ना कभी तो हमको इसके बारे में बात करनी थी. तो अगर 6-7 लोग साथ में हैं तो फिर बाज़-अमत बाद में नमाज़ हो सकती है. इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह ताला हमको माफ़ करे इसके लिए, पर कभी तो ये बात होनी थी. तो कोई भी आप वक़्त ले लीजिए, तो कभी ना कभी तो नमाज़ का क्लैश होता ही है. हम पढ़ेंगे, दुआ भी करेंगे, आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए. तो ख़ैर, तो अब मैं अ, ये इफ किड इज़ वेरी नॉर्मल इन टॉक्स, तो फिर उसका लर्नेबिलिटी के लिए टेस्ट है हमारे पास कि वो कितना काबिल है नई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए, और उसका मोटिवेशन क्या है करके. तो कई बार मोटिवेशन लेट एज में आता है, कई बार मोटिवेशन अर्ली एज में आता है. जैसे मैं बताया कि बहुत सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स मैटर. इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट लाइक ईज़ी a + b = c, वेरी, वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बच्चे को समझाते जाइए, वो हो सकता है कि पढ़े ही नहीं वो, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है. हम सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, हिदायत देना अल्लाह का काम है. दूसरा कि जैसे डिस्कैल्कुलिया मैंने बताया, फिर डिस्लेक्सिया मैंने बताया, फिर डिस्ग्राफिया मैंने बताया. वो सारी चीज़ें भी बच्चे में हो सकती है जो उसको पढ़ने से हिंडर करती है. कभी-कभी कुछ बचपन के ट्रॉमास होते हैं, वो उसको हिंडर करते हैं. कभी-कभी अ, हाँ, अच्छा, उसको फिर क्या करना पड़ता है, वो एज में बच्चा, जैसे मैंने बताया कि उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, वो उतना डेवलप नहीं है. तो बाज़ मरतबा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बच्चा बोल रहा है कि मेरे को पढ़ना ही नहीं है. मेरे को बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैं पूरा दिन मोबाइल गेमिंग खेलूँगा, और वो बच्चा नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है अदरवाइज़. तो फिर उसको थोड़ा सख्ती करके बिठाना पड़ता है. कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से होमवर्क कर लेते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सामने लेके बैठना पड़ता है. तो ये इस तरीके का बच्चा है कि आपने मोटिवेट तो कर दिया, बट उसका जो डे टू डे लर्निंग सेशन है, डे टू डे जो होमवर्क है, डे टू जो सेशन है, उसको लेके बिठाना पड़ेगा, उसको होमवर्क करवाना पड़ेगा. ये टेक्निकल चीज़ें हैं, वरना बातचीत से कुछ भी नहीं होगा ये केस में. उसको आप होमवर्क करवाइए, रिपिटेशन करवाइए, टेबल्स रिपीट करवाइए, लैंग्वेज समझाइए, सिखाइए. उसके अच्छा, हमारे पास उस तरीके से क्या रहता है, जो बच्चों का बड़ी एज में जैसे अच्छा पढ़ाई नहीं किया, वो 4th-5th में आ गया, तो हमने मैथ्स और इंग्लिश को लेके कुछ सिलेबस बनाए हुए हैं कि बच्चा किसी भी एज का हो, 1-2 महीने में कुछ टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट, वो आप जैसे 12th साइंस में है मान लो, 11th साइंस में है, बच्चा हाफिज़ है, 6th के बाद पढ़ना छोड़ दिया उसने. शाहीन इज़ फेमस फॉर दैट, राइट? तो ख़ैर मैं हम लोग भी ये कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा सिलेबस है 2 या 3 महीने का, तो इसमें वही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वो बच्चा सीख ले तो 11th साइंस करने के लिए वो कैपेबल है. तो इन दैट सेंस अगर बच्चा 4th में आ गया और अच्छे से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे अभी भी एक सवाल है कि इंटरेस्ट नहीं होना तो चीज़ ही नहीं है. एक बात बताइए, एक बुक में अभी पढ़ रहा था, एक्शनेबल गेमिफिकेशन. एक्शनेबल गेमिफिकेशन बुक में ये लिखा है कि बच्चों को गेम्स क्यों अच्छी लगती है और पढ़ाई क्यों अच्छी नहीं लगती. तो आंसर ये है, गेम्स इसलिए अच्छी लगती है
कि उसमें लेवल्स होते हैं। सबसे छोटे लेवल पे जो बच्चा है जो खेल रहा होता है उसको विन करता है। आप सोचिए अगर गेम्स में ऐसा दे दिया होता कि आखिरी लेवल पहले दे दिया, कोई नहीं खेलता। बच्चा क्रिकेट किसके साथ खेल रहा है? जो उसके जैसे बच्चे हैं उसी के साथ खेल रहा है, प्रोफेशनल्स के साथ नहीं खेल रहा हो। बच्चा किसके साथ घूम रहा है? जो अपने जैसा है उसके साथ, है ना? क्योंकि बच्चे को वो वैलिडेशन मिलना चाहिए, जो विनिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो उसके ब्रेन को असर करनी चाहिए, तब जाके उसको उसमें इंटरेस्ट आता है। पढ़ाई में ये नहीं होता, पढ़ाई में हम लोग ये कर भी नहीं पाते। हमारे पास एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है 10 महीने का, जिसमें हमको सिलेबस कंप्लीट करना रहता है। हम हर बच्चे के लिए अलग से प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन डिजाइन नहीं कर पाते। अब जाके कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसा एआई मॉडल बनाएं जो बच्चे का एज, उसका रहन सहन, उसका कल्चर, उसका नॉलेज जान के उसकी स्क्रीन पे वही क्वेश्चन लेके आए जो उसको आता हो, तब जाके उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। तो इंटरेस्ट नहीं आने का रीजन यही है कि बच्चे को अगर आप सिखा रहे हैं और उसको नहीं आता नहीं आता नहीं आता, तो उसका इंटरेस्ट कम होते जाता है करके। इसलिए किसी भी एज का बच्चा हो, अगर वो बच्चा सीखने से इनकार कर रहा है, तो आप उसका लेवल चेक करिए कि उसका लास्ट कौन सा लेवल में एक्सपर्टीज है। अगर क्लास फोर्थ का बच्चा है तो क्या क्लास वन के सिलेबस का एक्सपर्ट है वो क्लास टू के? मान लो क्लास वन के सिलेबस का एक्सपर्ट है, तो वहीं से चालू करके फिर आगे वो टॉपिक्स पढ़ाइए। अगर क्लास थ्री का एक्सपर्ट है तो वहीं से आगे। ये गलती कभी भी नहीं करना कि जो सिलेबस कंटिन्यूएशन में है उसी में उसको जबरदस्ती बोलना कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अब तो तेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। इट इज नॉट सॉल्यूशन। सो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर बच्चा, मान लो हम तो पेरेंट्स को ये तक कभी कभी बोल देते हैं कि अगर बच्चा फोर्थ में है और उसको क्लास सेकंड का लेवल है, तो आप 1 साल उसको रिपीट करवा दीजिए, पूरा साल रिपीट करवा दीजिए। हम कोई ट्यूटर लगवा देंगे उस पे जो ये ध्यान रखेगा कि उसका आखिरी लेवल जो है क्लास वन या टू का है, तो वहीं से वो टॉपिक्स लेके 6 महीने में या 3 महीने में पूरा सब कुछ उसको कवर करके क्लास फोर्थ में भेजेंगे, तब उसका इंटरेस्ट जाके बनेगा। until and unless kid is not winning, until and unless student is not winning, he is not going to next level। ये मान लीजिए बात। तो जब तक उसको वो विनिंग इफेक्ट नहीं देंगे अपन, वो अगले लेवल पे नहीं जाएगा। तो अगर वो बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो सबसे पहले ये एनालाइज कीजिए कि उसका लास्ट एक्सपर्टीज लेवल कौन सा है, और फिर वहीं से उसको स्किल अप करने का ट्राई कीजिए, तब जाके वो धीरे। और दूसरा, सख्ती करनी पड़ेगी थोड़ी ज्यादा, और उसको लेके बैठना पड़ेगा पास में। ये आंसर है। सो Jazakallah, thank you so much. Yeah. Do you want to say something? no, Yeah, it's that's all the answers, maybe that's fine. whatever you all ask, whatever the attendees ask, it will be subjective, because until unless I know someone, I meet someone, I stay with someone, I won't be able to answer exact। but हमारा जो बेसिक नेचर है इंसान का, उसके लिहाज से एक ही चीज है कि आप बच्चे को मॉनिटर करते रहिए, उसका लेवल देखिए और वो लेवल से ही स्केल अप करने का ट्राई कीजिए। ये वही मछली वाली बात है, जिसको पेड़ पे कितना स्पीड में चढ़ेगा उससे आप मेजर कर रहे हैं। एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं, अगर 60 के 60 बच्चे क्लास वन से टू से टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फिफ्थ में गए अगर, तो ऑल आर हैविंग नॉट सेम लेवल। अगर आप इंडिविजुअल, ये पेरेंट्स का जिम्मेदारी है, अगर पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भले ही मेरा बच्चा क्लास सेवेंथ में आ गया, उसका लेवल अभी कुछ सब्जेक्ट में क्लास फिफ्थ का ही है। साइंस, इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में हिज राइट, हिज ऑल राइट, हिज इन क्लास सेवेंथ। बस मैथ्स का उसका क्लास थ्री का लेवल है, तो वहां से स्केल अप करना पड़ेगा, उसके लिए वक्त देना पड़ेगा। यस। Yeah, thank you so much. Aisha ma'am, would you like to add in? Yeah, Rafin. Yeah, Jazakallahu khair, Dr. Sajid. It was really an amazing session, माशाल्लाह। आपने सबसे अच्छा ये था कि आप बहुत इत्मीनान से और इतने ज्यादा इंसाइटफुल सेशन को एकदम पेशेंस के साथ आपने डील किया, माशाल्लाह। आपने हम शेयर किया इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, तहे दिल से सारे मेंबर एकेडमी की तरफ से आपको जो है बहुत बहुत भी थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट। एंड सबसे अच्छे एग्जांपल्स दिए रिलेटिविटी के, एंड द टॉपिक्स वी यूजुअली कवर फॉर टीचर्स, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, और ये सारे ब्रेन के जो अलग अलग डोमेन्स है, ये सारी चीजें जो टीचर्स ट्रेनिंग में बीएड का एक हिस्सा होता है, आज पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके आपने एक नई सोच ट्रिगर किया है पेरेंट्स में कि वी शुड हैव सिमिलर सेशंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग की, जैसे सेशंस होते हैं वैसे पेरेंट्स के भी होने चाहिए। then they'll get to know, and the takeaways are like, conscious parenting के तरफ है।
कि बच्चों को जो है कॉन्शियसली कॉन्शियस पेरेंटिंग एंड कॉन्शियस टीचिंग एज वेल, लेवल वाइज उनको लेकर चले, एंड ऑलवेज डोंट फील दैट यू आर द राइट वन एंड यू आर राइट, एंड यू नो बच्चों को जो है अभी उनको जो है गलत समझना, ये जो पर्सपेक्टिव है इसको चेंज करना है। और काफी सारे बातें, और बटरफ्लाई का भी जो आपने समझाया, एवरीथिंग mashallah, it was so insightful, it was pleasure hearing to you, and it was like a reflection also, simultaneously both ways I was reflecting, for teachers and for as parent as well. तो जजाकल्ला once again, इस दुआ के साथ कि हम सब ने जो भी आज सुना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस में ला लेंगे। एंड द बेस्ट थिंग आई वांटेड टू ऐड इज स्लीप का जो आप इम्पोर्टेंस बताए, तो I have started working on lifestyle changes, and you know every doctor, everyone is suggesting on sleep pattern. दे आर सेइंग लाइक कुछ भी करना हो पहले नींद को सही करो, और आज हमारे कम्युनिटी में ये डेफिनेटली एक मसला है। तो आपने उस बात को इतने अच्छे से समझाया, एंड आई वुड लाइक एवरीवन टू टेक इट एज अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल पॉइंट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस as the best takeaway. It will enhance your health as well and set right many things will fall into place. जो अपन जब अपनी फिक्रे हैं ना कि बच्चे नहीं सुन रहे, नहीं कर रहे, चिड़चिड़े हो जा रहे, तो all this will set into right place with sleep patterns. And again ये एक bottom line ये है कि अल्लाह ताला हमको जो हमारी फितरत पे जो है, इस्लाम फितरत में रहता बोलते नहीं, तो अल्लाह ताला का जो निजाम है वो सर्कैडियन रिदम भी इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक 5 o'clock जो फजर के साथ फिर सनसेट और सनराइज का जो है ये हम फॉलो करेंगे, स्लीप पैटर्न्स को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह विल टेक इट एज अ कमिटमेंट। आज डॉक्टर साजिद सर के सेशन के बाद हम इसको अपने आप से कमिटमेंट ले लेके एक 3 पॉइंट्स एक्शनेबल बना के इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। जजाकल्लाह खैर वंस अगेन, we took lots of your time, sir. Thank you so Yeah, much. thank you so much. Yeah, Jazakallah khair. Ameen. Thank Ameen. you for accepting our invite. Jazakallah khair. Thank you to the parents for being with us till this hour. Alhamdulillah. Thank you for the leaders and the school teachers. Jazakallah khair. We shall meet next week, inshallah. And that session will be for the youth. So we'll be sending the invites for grades 8 to 10 students, inshallah. Inshallah. Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.